व्याख्याता भर्ती देने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से आप लोगों ने अपना पेपर किया होगा। अब पेपर देने के बाद में जो पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि मेरे कितने आंसर्स है वो सही हुए हैं, या मैंने कितने क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट किए और मेरे कितने क्वेश्चंस है वो बचने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीसी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जिसका सेकंड शिफ्ट का जो जीके का पेपर था उसे हम हल करने वाले हैं। उस पेपर का कंप्लीट विश्लेषण है वो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो में हम जानेंगे कि पेपर का जो लेवल था वो इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और ये पहली शिफ्ट का जो पेपर था उसके कंपेरेटिवली आसान था या मॉडरेट था या हार्ड था, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं और पता करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में इस पेपर में फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। वो सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो शुरू कर लेते हैं अपने आज का ये पेपर। और पेपर में अपन विश्लेषण है वो साथ के साथ करते चलेंगे। बिल्कुल आपको देख लेना है, अपना पेपर ओपन करके रखना है और देखना है कि हाँ मैंने कौन सा क्वेश्चन है वो सही किया है। अब जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो ये जो विकल्प वाले प्रश्न है इनके बारे में एक छोटी सी बात बता देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते हो आप लोग। इसके बारे में देखो चर्चा करते हैं। तो पहला क्या है अपने पास, कथन ए है प्रतियोगिता 73 कौशल श्रेणियों में आयोजित की गई थी जिसमें 43 कौशलों का आयोजन ऑन साइट किया गया था, जबकि 30 कौशलों का मूल्यांकन ऑफ साइट प्रारूपों के माध्यम से किया गया था। अब दूसरा जो कथन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता संघाई 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। अब इन दोनों तथ्यों के बारे में बात करें तो ये दोनों कथन सत्य हैं भाई, ए और बी दोनों सत्य हैं। इसकी व्याख्या देखो मैं समझाता हूँ क्या है। व्याख्या या विश्लेषण करें तो इंडिया स्किल 2025-26 का आयोजन क्या है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया, जिसमें कुल 73 कौशल का मतलब जो अपने स्किल्स होते हैं उनसे संबंधित श्रेणियों को शामिल किया गया था कि आपके अंदर किस बात का कौशल है। तो 73 प्रकार के कौशल है या स्किल्स है उनको सम्मिलित किया गया था। कथन बी में क्या है, इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को संघाई चीन में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल कंपटीशन 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। ये दोनों ही कथन सत्य होते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट दिया था भाई राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के अनुसार एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण उद्योगों के उद्यमों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें सही विकल्प के बारे में बात करें तो देखो क्या है, आवश्यक न्यूनतम निवेश 100 करोड़ होगा, ये हो गया। इसके बाद में भारत सरकार के साथ पंजीकृत MSME के लिए इस पैकेज के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश 60 करोड़ का होगा। तो इसमें एक बात बता देते हैं कि जो कथन ए है वो तो सही है, लेकिन ये कथन बी जो है ना ये गलत है भाई। इसमें न्यूनतम जो राशि बताई गई है ना 60 करोड़, ये नहीं है। ये मुख्यतः आपके पास 10 से 20 करोड़ के आसपास होती है भाई, 10 से 25 है भाई, है ना, 10 से 25 करोड़ के आसपास होती है कि इस इतनी राशि खर्च करके वो अपने पास क्या अपना उद्यम है वो स्थापित कर सकता है। तो कथन एक तो अपने पास सत्य होता है, तो ये तो अपने पास होगा इसी बात। इसमें देख लो ये नीति है, नीति में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा को 60 करोड़ से काफ़ी कम रखा गया है। आमतौर पर ये जो वो राशि होती है वो 10 से 25 करोड़ होती है, ताकि अपने पास छोटे जो रक्षा उपकरण होते हैं उनके निर्माता भी इसका लाभ उठा सके। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है, हाँ नेक्स्ट है राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए एवं सही विकल्प का चुनाव करना है भाई। तो अपने पास अब यार ये क्वेश्चन इस पारी में ना ये जो क्वेश्चंस है कौन से कथन कारण वाले ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ गए, तो कोई बात नहीं, पिछला जो पेपर था उसमें नहीं थे, उसमें कम थे। क्या है, किसी भी अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक काम व किसी भी सप्ताह में 60 घंटे से अधिक कार्य करने की न तो अपेक्षा की जाएगी और न ही ऐसा करने दिया जाएगा। तो ज़्यादातर ने ये कथन सही कर दिया। अच्छा, दूसरा क्या है, 14 से 16 वर्ष के बीच की आयु के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में एक दिन में 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं करने दिया जाएगा। अब ये दोनों ही कथन गलत है भाई,
अब ये दोनों गलत क्यों है, इसका कारण की व्याख्या कर लेते हैं। तो दोनों कथन असत्य है। देखो इसमें क्या है, श्रम कानून और नए संशोधनों के तहत किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में सामान्य कामकाजी घंटे प्रतिदिन अधिकतम अपने पास 8 से 9 घंटे रखे गए थे, और प्रतिदिन प्रति सप्ताह की बात करें तो 48 घंटे निर्धारित है, और बात करें ओवर टाइम मिलाकर इसे 60 घंटे तक खींचना कानूनन गलत है। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरे कथन को गलत कैसे कह सकते हैं सर, तो इसलिए कह सकते हैं बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम और राज्य के नियमों के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। अपने आरटी में देख लेना आप लोग। बाद में 14 से 18 वर्ष के किशोरों को किसी भी गैर खतरनाक काम में प्रतिदिन अधिकतम 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता, और उनके लिए उनके कामकाजी समय का विश्राम का अंतराल होना जरूरी है, अनिवार्य है। तो दोनों ही कथन गलत हैं। सही किस आधार पे होते, इस आधार पे होते तो सही होते। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 2025-26 का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया भाई, तो इसका आयोजन आप लोगों के पास यहाँ पे किया गया, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में किया गया था। अब इन सभी की व्याख्या आप ये देख लेना भाई, अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि करंट जीके में ज़्यादा नहीं बताएंगे भाई, ये व्याख्या आपको खुद को देखनी है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या है, मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज फर्स्ट में राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने कितने पदक जीते, तो इनमें मैं बता देता हूं, इन्होंने तीनों एक एक जीते भाई। एक स्वर्ण जीता था, एक रजत जीता था और एक कांस्य जीता था। तो क्या है, देखो राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार विजेता तीरंदाज रजत चौहान ने कंपाउंड तीरंदाजी श्रेणी में राष्ट्र देश का प्रतिनिधित्व किया करते हुए व्यक्तिगत टीम और मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 3 पदक जीते में, एक गोल्ड जीता, एक सिल्वर जीता और एक ब्रॉन्ज जीता। तो ये ध्यान में रखना। करंट जीके के बारे में ज़्यादा विस्तार से हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अपनी क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी नहीं तो फिर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में 13 मार्च 2026 को पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित में से किसकी प्रतिमा उपलब्धियों एवं आकांक्षाओं का प्रतिभा है भाई, प्रतिभा उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाया गया। तो इसके बारे में देखो जश्न बातें कर लेते हैं। सैन्य कर्मियों को नहीं, जनजातीय महिलाओं की नहीं, पारंपरिक शिल्पकारों की नहीं, दिव्यांगजनों की थी भैया। ये किसके लिए थी, दिव्यांगजनों को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। तो इसकी व्याख्या देखना जरूरी है। देखो पर्पल फेस्ट विशेष रूप से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, जो मैंने बताया था ना कि अभी इनके सशक्तिकरण के लिए, उनके अधिकारों के लिए और समाज में उनके समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक राष्ट्रीय उत्सव है। कौन सा है, अपने पास पर्पल फेस्ट की बात कर रहा हूँ भाई। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में इस का भव्य आयोजन उनकी साधारण प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था, ये याद रखना। अब बाकी जो है ना इनके लिए भी देख लो क्योंकि बाद में आगे वाला जो पेपर होना है ना उसमें काम आ सकता है ये क्वेश्चन। क्या है, सैन्य कर्मियों के सम्मान में क्या होता है भाई, तो सैन्य कर्मियों के सम्मान के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस या कारगिल विजय दिवस जैसे आयोजन होते हैं। तो ये ध्यान में रखना भाई कि सैन्य कर्मियों के लिए कौन से कार्यक्रम आयोजन होते हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस या अपने पास कारगिल विजय दिवस होता है। जनजातीय महिलाओं के लिए कौन सा आयोजन किया जाता है, तो इनके लिए गौरव दिवस 15 नवंबर जो डिसाइड है भाई, और राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव इनके लिए समर्पित है। तो आदिवासी या जनजातीय महिलाओं के लिए भी बता दिया। पारंपरिक शिल्पकारों की बात कर लेते हैं। इनके लिए शिल्पकारों को मंच देने के लिए हुनर होट भाई या सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला आयोजन किया जाता है। ये याद रखना भाई, पूछ सकते हैं, बाद में कहोगे सर आपने बताया नहीं है। हाँ, इसके बाद देखते हैं मार्च 2026 में आपके इस पेपर में करंट पहले आ गया था, बाद में करंट नहीं आना, चिंता मत करो। मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSGL को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में IoT आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो देखो डायमंड अवार्ड से, गोल्डन अवार्ड से, अरे क्या हो गया, चलिए हाँ, डायमंड अवार्ड से, गोल्डन अवार्ड से, सफायर अवार्ड से, प्लेटिनम अवार्ड से और अनंतरित। तो इसमें आपके पास क्या है, गोल्डन अवार्ड से क्या है नवाजा गया था। देखो अब क्या है,
RSGL को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट मीटरिंग तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गोल्डन अवार्ड, ये ध्यान में रखना भाई, गोल्डन अवार्ड गवर्नेंस या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में प्रदान किया गया। इससे गैस लीकेज की ट्रैकिंग और बिलिंग अधिक पारदर्शी हुई है, तो ये ध्यान में रह जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ भाई, नेक्स्ट है ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को उत्पन्न व्यवधानों से निपटने के लिए मार्च 2026 में ईंधन व राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? स्लोवेनिया है। कौन सा भाई? स्लोवेनिया है। अब देखो पढ़ते हैं, स्लोवेनिया है सही विकल्प, मैंने बता दिया ये तो। मध्य पूर्व में बढ़ते हुए भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण मार्च 2026 में स्लोवेनिया ने अपने घरेलू बाजार को स्थिर रखने और रणनीतिक भंडार को सुरक्षित करने के लिए ईंधन की रसद राशनिंग प्रणाली लागू कर दी है। अच्छा, ऑस्ट्रिया की बात करें तो क्या है, देखो ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और पोलैंड ये अपने पास बाकी ऑप्शन, ये देश भी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं भाई, ध्यान में रखना, EU के सदस्य हैं और ऊर्जा संकट के प्रभावित थे, लेकिन शुरुआती तौर पर ईंधन राशनिंग जैसा कड़ा कदम उठाने की शुरुआत स्लोवेनिया ने की है, तो ये याद रह जाएगा। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्च 2026 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो इसमें सही विकल्प का चयन करें तो देखो क्या है, कथन ए क्या कह रहा है, 24 भारतीय भाषाओं में 8 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 4 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना, 1 आत्मकथा और 4 संस्मरणों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जीता था। ये कथन सत्य है भैया आपका। अच्छा, बी कथन क्या कह रहा है, राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता बरखमा को क्या है पुरस्कार मिला है, तो ये भी सत्य बात है। तो दोनों कथन सत्य होते हैं। अब ये व्याख्या आप लोग देख लेना, दोनों कथन सत्य मैंने बता दिए भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है वह फिल्म जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 जीता के शीर्षक में निम्नलिखित देशों में से किसके राष्ट्रपति का नाम निहित है? तो ये रशिया के राष्ट्रपति हैं भाई, रशिया के पुतिन जो है ना, उनका नाम इस फिल्म में आया है या इस फिल्म के डॉक्यूमेंट्री में इनका नाम दिखाया गया है। चलिए 1 मिनट देखते हैं। हाँ, किसका है भाई? रूस का है, इसमें रूस का दिखाया गया है। तो ये मैं आंसर बता देता हूँ क्या है, देखो ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म रूसी राजनीतिक परिदृश्य असंतोष या क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संदर्भ में पर आधारित थी। जैसे पूर्व में नवलनी फिल्म ने पुरस्कार जीता था। फिल्म के नाम विषय में रूसी राष्ट्रपति की नीतियों का सीधा संदर्भ शामिल होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ आप लोगों के पास, न्यूरॉन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुने भाई। तो न्यूरॉन से संबंधित हम बातें कर लेते हैं। क्या है कथन एक, क्या दिया हुआ था, वो दिया था एक न्यूरॉन में केंद्रक और कोशिका द्रव्य सहित कोशिकाएं होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, एक न्यूरॉन के केंद्रक में कोशिका द्रव्य सहित कोशिकाएं होता है। दूसरा कथन क्या दिया हुआ, प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सोन कहते हैं और वह बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। दोनों ही कथन सत्य हैं भाई। तो इसमें आपके पास कथन ये ऑप्शन ये हो जाएगा, कथन ए और बी दोनों सत्य है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्या है न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसके मुख्य भाग को कोशिकाएं व साइटन कहते हैं, जिसमें एक विशिष्ट केंद्रक स्पष्ट केंद्रक और विशिष्ट दानेदार कोशिका द्रव्य है, जिसे अपने क्या है कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो ये हो गया अपना पहला कथन। दूसरे कथन की व्याख्या क्या है, साइटन से कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती है जो संदेशों को ग्रहण करती है, इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। तंत्रिका आवेग को आगे भेजने के लिए एक ही बहुत लंबा बेलनाकार भाग होता है जिसे एक्सोन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। अतः दोनों कथन जीव विज्ञान के नियमों के अनुसार क्या है भाई, पूर्णतः सत्य होते हैं। ये व्याख्या आपको याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है ये। अच्छा, वेल, चमगादड़, चीता और मानव अग्रपाद की अस्थियों के पैटर्न में समानता दर्शाते हैं। इस तरह के विकास को क्या कहते हैं भाई? तो इस तरह के विकास को अपन क्या कहेंगे भाई, अपसारी विकास कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? अपसारी विकास कहते हैं ऐसे विकास को। तो देखो क्या है, अपसारी विकास क्या होता है, समजातता होती है। क्या जिसको कहते हैं सही विकल्प, ये सही विकल्प है, मैंने बता दिया। बताओ
हाँ, जब अलग अलग वातावरण में रहने के कारण समान पूर्वज वाले जीवों के अंग अलग अलग कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं तो इन्हें अपसारी विकास कहते हैं। व्हेल तैरने में, चमगादड़ उड़ने में, चीता दौड़ने में और मानव पकड़ने के अग्रपादों की अस्थियों की आंतरिक संरचना समान है पर कार्य अलग है। यानी कहने का मतलब अंदर की जो संरचना है ना वो तो एक जैसी है लेकिन कार्य अलग अलग है। जैसे व्हेल मछली के लिए तैरने के काम आता है, चमगादड़ के लिए पैर जो उल्टा लटकना होता है उसके काम आता है। इसके अलावा और कौन सा है इसमें? चीता है, उसमें अपने पास आगे के जो अग्रपाद होते हैं वो भागने के, पकड़ने के लिए, पंजे मारने के लिए होते हैं ना, कि नहीं होते? इसके बाद अभिसारी जो होता है ना ये कौन सा विकास होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह है समवर्ती अंगों में देखा जाता है। समवर्ती यानी समान अंगों में, जहां अलग अलग पूर्वज वाले जीव समान वातावरण के कारण एक जैसे दिखने वाले अंग विकसित कर लेते हैं। जैसे तितली और पक्षी के पंख दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक जैसे अपने पास विशेषता रखते हैं। सहविकास क्या होता है भाई? सहविकास के बारे में बात करें तो जब दो अलग अलग प्रजातियां जैसे कीट और फूल एक दूसरे के विकास को परस्पर प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, कीट और फूल जो होते हैं वो एक दूसरे के विकास को प्रभावित करते हैं। ये हो जाती है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ भाई? चलिए हाँ, नेक्स्ट दिया हुआ है बेंजीन C6 और H6 के एक अणु में मौजूद एकल और द्विबंधों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इसमें आपके पास संख्या होती है भाई कितनी, अभी बता देते हैं। इसमें संख्या कितने होते हैं? तो इसमें आपके पास 9 और 3 होते हैं। इसकी व्याख्या देख लो आप। बेंजीन की संरचना क्या होती है? बेंजीन एक चक्रीय हाइड्रोजन है जिसकी वलय संरचना होती है। वलय यानी रिंगीय संरचना होती है। एकल बंध की बात करें तो 6 एकल बंध कार्बन हाइड्रोजन CH के बीच में होते हैं और 3 एकल बंध कार्बन कार्बन के बीच में होते हैं। कुल एकल बंध अपने पास 6 + 3 = 9 हो जाते हैं। द्विबंध की बात करें तो कार्बन वलय में एकांतर क्रम पर 3 द्विबंध C के बराबर C होता है पाए जाते हैं। अतः एकल बंध 9 और द्विबंध 3 होते हैं। यही परीक्षा में कुल सिग्मा और पाई बंध पूछा जाए तो 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। याद रख लेना, यदि परीक्षा में कुल सिग्मा और पाई बंध पूछे तो 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। याद रखेंगे? हाँ, चलिए फिर। अच्छा, इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन क्या था? वो था एक कार्बन प्रतिरोधक पर 4 समान रंगीन वलयों का एक समूह है भाई। अगर अंतिम बैंड चौथे रंग का सुनहरा है, यानी चौथे का रंग सुनहरा है, तो प्रतिरोधक की सहायता कितने प्रतिशत में होने वाली है? तो ये आपके पास कितने प्रतिशत में होगी भाई? ये आपके पास 5 होगी, यानी ±5% हो सकती है। याद रख लेना भाई, प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है तो हम प्लस कर देंगे। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मूल मत कितना था भाई? मत मूल्य कितना था ये पूछ रहे हैं भाई। तो इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें 700 था, ये याद रखना। अब ये 700 था, इसमें बात करें तो आपके पास ये 776 क्या है? ये अपने पास कुल जो सांसद है उनकी संख्या है। 776 वो क्या है? अपने पास कुल सांसद संख्या है। ये देखो, ये बता देता हूँ, वर्ष 2022 में 16वें राष्ट्रपति जिनका क्या नाम, जिसमें द्रौपदी मुर्मू चुनी गई थी, में जम्मू कश्मीर विधानसभा के निलंबित होने के कारण सांसदों के मत का मूल्य पिछले चुनावों के 708 से घटकर 700 निर्धारित किया गया था। तो ये याद रखना, ये अपने पास क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत से गलत कर दिया था, तो ये सुधार लेना भाई। अब गलती नहीं करोगे, आगे ध्यान रखोगे। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के रूप में रेखांकित नहीं किया गया है? तो इसमें बात करें आपात उपबंध है, इसके अलावा न्याय तक पहुंच, प्रभावी पहुंच है, युक्तियुक्तता है और विधि का शासन है। तो इसमें अपने पास मूल संविधान जो है ना उसकी ये विशेषता नहीं है, आपात उपबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें संसद है वो अपने पूर्ण बहुमत के आधार पे क्या कर सकती है, इसको थोड़ा इसमें बदलाव कर सकती है। तो ये देखो, आपात उपबंध है, ये अपने पास सही विकल्प रखा गया है। क्यों रखा गया? इसका कारण है भाई, भाग 18 में वर्णित है। ध्यान से समझ लेना कि आपसे कोई पूछे कि आपात उपबंध है वो कौन से भाग में है, तो 18वें भाग में वर्णित आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 के रूप में केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए इन्हें उच्चतम न्यायालय ने कभी भी संविधान का मूल ढांचा घोषित नहीं किया है। संसद इनमें संशोधन कर सकती है। अब ये देखो, न्याय तक पहुंच की बात करें तो यह मूल ढांचा है, क्योंकि नागरिकों के न्यायालय जाने से रोकना लोकतंत्र के खिलाफ होता है। तो हो गया सही।
युक्तियुक्तता की बात करें तो अनुच्छेद 14 के तहत मनमानेपन के विरुद्ध सुरक्षा और युक्तियुक्तता मूल ढांचे का हिस्सा है, मेनका गांधीवाद में शामिल कर लिया गया। अब विधि का शासन बताएं तो इसमें क्या है, ये केशवनाथ या केशवानंद भारतीय बनाम भारतीय, भाई केशवानंद ये बनाम भारतीय और अन्य वादों में दृढ़ता में से क्या है, मूल ढांचा माना गया, यानी कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये अपन बहुत बार पढ़ते भी हैं। अच्छा, इसके बाद में आगे वाला प्रश्न क्या था भाई, आगे वाला दिया हुआ है कि आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष वात पित्त कफ पर स्वाद के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुने भाई। तो इसमें अपने पास क्या होने पढ़ते हैं, पहले कथन क्या दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है मीठा स्वाद मधुर रस कफ पित्त वात तीनों को बढ़ाता है। इसके बाद में कड़वा स्वाद तिक्त रस कफ पित्त और वात तीनों को घटाता है। तो ये दोनों ही गलत है भाई, ये दोनों पद जो है ना वो गलत है। आपका ऑप्शन तो हो जाएगा ये। अब देखो मैं बता देता हूँ, आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार मधुर रस जो मीठा है वो कफ दोष को बढ़ाता है, परंतु ये वात और पित्त दोष का शमन करता है, उन्हें शांत करता है, घटाता है। अतः ये कथन गलत हो गया है वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद में क्या है, ये क्या कर रहा है, तिक्त रस कड़वा रस जो होता है पित्त और कफ को तो कम करता है, लेकिन शरीर में वायु यानी वात तत्व को बढ़ा देता है, इसलिए ये तीनों तत्व नहीं घटाता है। ये कथन भी असत्य है। तो दोनों कथन असत्य हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान के निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है भाई। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तुत किया था, तो इसमें बात करते हैं व्यवसाय की स्वतंत्रता, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षा उपाय, अवशिष्ट शक्तियों के साथ स्वायत्तशासी इकाई और लोकतांत्रिक संघ। तो इसमें अपने पास व्यवसाय की स्वतंत्रता का मुद्दा नहीं था भाई। किसमें, उद्देश्य प्रस्ताव में जो अपने जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। तो उस व्यवसाय की स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किए गए ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके अलावा बात करें तो आपके पास क्या दिया हुआ है, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता की बात तो थी, परंतु विशिष्ट रूप से व्यवसाय की स्वतंत्रता का उल्लेख वहां नहीं था। उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद में मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19(1)(g) में जोड़ा गया था व्यवसाय की स्वतंत्रता को। अच्छा, अल्पसंख्यकों के बारे में बात करें तो पिछड़ों के लिए सुरक्षा, इसमें स्पष्ट कहा गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जातीय क्षेत्रों तथा शोषित वर्गों के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। ये किसमें कही गई भाई, उद्देश्य प्रस्ताव में कही गई बात है, याद रख लेना, अल्पसंख्यकों पिछड़ों के लिए सुरक्षा। इसके बाद में अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो स्वायत्त शासी इकाइयां, प्रस्ताव में राज्यों और इकाइयों को स्वायत्तता देने और केंद्र के पास सीमित शक्तियां रखते हुए अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित करने की परिकल्पना थी, जो बाद में बदल दी गई थी। यानी पहले राज्यों के पास शक्ति का वो था अपने पास, लेकिन बाद में इसे अपने पास केंद्र के पास स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद में बात करते हैं पंचायत उपबंध की बात करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पंचायती राज व्यवस्था का जनजाति बहुल छठी अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार है। वर्तमान में यह 10 राज्यों में क्रियाशील है। केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही है, 2 सही है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें आपके पास ये जो गलत है ना, ये जो पहला कथन है ये गलत है भाई, क्योंकि ये छठी अनुसूची में नहीं, ये 5वीं अनुसूची में है। किसमें है भाई, ये 5वीं अनुसूची में है। और अगर बात करें तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। वर्तमान, हाँ ये जो है ना केवल 2, वर्तमान में आपके पास 10 राज्यों में क्रियाशील है। तो ये मैं बता देता हूँ, देखो पेशा अधिनियम 1996 संविधान के भाग 9 पंचायती राज के प्रावधानों को 5वीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, न कि छठी अनुसूची के क्षेत्रों तक। छठी सूची के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम स्वायत्त जिला परिषदें काम करती है। अब याद रख लेना भाई, छठी सूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदें जो होती है वो कार्य करती है। कथन 2 की बात करें तो वर्तमान में पेशा कानून देश के 10 राज्यों में बात करें तो याद रख लेना 10 राज्य कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान है कि 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू है। ये हो जाता है आपका प्रश्न नंबर 19। थोड़े लेवल वाला प्रश्न है भाई, ये ऐसे नहीं है, इसमें बताएं तो थोड़ा टफ है पहले वाले पेपर से। पहला वाला जो पेपर था ना फर्स्ट शिफ्ट का, उससे थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी का है, वो मॉडरेट था, तो ये मॉडरेट टू हार्ड है भाई। अच्छा, भारत की संसद के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें। तो पदाधिकारियों पर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष भी होता है, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष भी होता है, राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष भी होता है, राज्यसभा का उपसभापति। उपयुक्त पदाधिकारियों का सही समूह खोजिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य क्या सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति के सदस्य होते हैं।
अपने यहाँ से अपने पास ये प्रश्न है भाई, इसका ये प्रश्न है। इनमें से 4 ऑप्शंस में से अपन को क्या करना है वो देखना है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो इसमें अपने पास सभी शामिल हैं। इसमें ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और राज्य का उपसभापति भी होता है। तो देखो मैं बता देता हूँ। चयन समिति की संरचना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत NHRC के अध्यक्ष व एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। अब इस समिति में जो सदस्य शामिल होते हैं ना, ये याद कर लेना भाई, पक्का आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा के विपक्ष का नेता होता है, और राज्यसभा का उपसभापति होता है। किसके? अपने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक 6 सदस्यीय समिति होती है। उसकी अनुशंसा पे राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनास, वाकल, हाथमती और सेई, इसमें बात करें तो उसमें से कितनी साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसमें से भाई 3 है ना, वो 3 नदियां तो है अपने पास साबरमती की, है ना। अब ये कौन सी अभी बता देता हूं मैं। तो ये तो है 3, इसमें आपका ऑप्शन तो हो जाएगा 3 और साबरमती है। तो इसमें आपके पास अनास जो नदी है ना, ये नहीं है, बाकी वाकल है, हाथमती और सेई है। ये अपने पास क्या है? साबरमती की सहायक नदियां हैं। तो देखो साबरमती की क्या है? नदी उदयपुर के अरावली पहाड़ियों से निकलकर गुजरात की ओर बहती है भाई। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना, अरब सागर की तरफ जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां वाकल, हाथमती और सेई और मेसवा, वेत्रक और माजम है भाई, याद रख लेना। ये बाकी 2 अपने 3 तो नाम थे ही, अब मेसवा, वेत्रक और माजम भी है। ये 3 नदियां सही है। इसके बाद अनास की बात करें तो ये कौन सी है? अनास नदी मध्य प्रदेश से निकलकर, याद रख लेना भाई, मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा में बहती हुई माही नदी में मिलती है। ये माही की सहायक नदी है और साबरमती की नहीं है। तो आपके पास केवल अनास को छोड़ दो, बाकी जो 3 है ना, अब केवल 3 का मतलब है ना, आप यहाँ पे ये मत कर लेना हाथमती, ये ऑप्शन है नहीं है, मतलब इस तरीके से नहीं है भाई। इसमें केवल 3 का मतलब है ये 3 है ना, ये सहायक नदियां हैं, बाकी ऐसे नहीं है। ये ऑप्शन वैसे उस तरीके से नहीं पूछ रहा है जिस तरीके से आप समझ रहे हो। मुझे पता है आपका दिमाग कहाँ पे जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें कृषि विभाग। राजस्थान के अनुसार उदयपुर तथा कोटा में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? गहरी मध्यम काली मृदा है वो पाई जाती है। अब ये कौन सा क्षेत्र है? तो देखो मैं बता देता हूँ। गहरी मध्यम काली मृदा कोटा संभाग, हाड़ौती क्षेत्र, बेसाल्ट लावा के शरण के कारण मध्यम काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर के कुछ पहाड़ी ढलानों और घाटियों के निचले हिस्सों में भारी काली मिश्रित मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ये तो आप लोगों ने सही किया होगा, बहुत ही सरल है। अच्छा, लाल सोम कहाँ पाई जाती है? ये देखना, ये जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि प्रश्न 1 का उत्तर पढ़ लेंगे तो अपने को क्या है, बस अपने 1 प्रश्न देख लिया भाई, हाँ याद हो गया, नहीं, चारों प्रश्न देखेंगे अपन, चारों ऑप्शन। सॉरी प्रश्न बोल रहा हूँ, है ना, ऐसे मत समझ लेना। यह मिट्टी मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के दक्षिणी भागों में मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है, पर कोटा में नहीं पाई जाती है। हाँ, कोटा में नहीं पाई जाती है भैया। कौन सी मिट्टी? लाल सोम। अच्छा, नवीन भूरी मृदा, यह मुख्य रूप से टोंक, सवाईमाधोपुर और भीलवाड़ा के बनास बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। बनास बेसिन क्षेत्र में नवीन भूरी मृदा पाई जाती है। प्रश्न आगे आ सकता है, तो याद रख लेना। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है? राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अभी कर देते हैं विचार। क्या दिया हुआ है? सबसे पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट, सही है क्या? बिल्कुल सही है भाई। ये धौलपुर का जो अपने पास धौलपुर जिला है ना, उसका लास्ट जो हिस्सा है वहां तक जाता है, वहां से गुजरती है ये रेखा। अच्छा, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 896 किलोमीटर, ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। ये 869 किलोमीटर है भाई। कितनी है? 869 किलोमीटर। अच्छा, सबसे उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट, ये सही है क्या? ये बिल्कुल सही है। 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर नीचे दक्षिण से और ऊपर उत्तर की तरफ बात करें तो गंगानगर के कोना गांव में 30 डिग्री 12 मिनट तक अपने राजस्थान का विस्तार है। दक्षिण से उत्तर की तरफ बात कर रहा हूँ, तो ये सही है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1078 किलोमीटर लंबी है। नहीं भाई, 1070 किलोमीटर ही पढ़ी थी हमने तो, है ना। 1070 किलोमीटर पढ़ी है, तो यही करेंगे अपने। तो क्या होगा? ए और सी ऑप्शन इसमें सही है। तो केवल 2 सही है भाई इसमें। ये देखो आपके पास कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न। अब केवल 2 का मतलब क्या करेंगे? केवल 2 में आपने ये सोच लिया कि यही सही है। नहीं, इन चारों में से कितने ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये पूछ रहा है। तो इसमें केवल 2 ही सही है, 2 गलत हैं। हाँ, इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजन करने वाले हैं आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ था? लसाड़िया का विच्छेदित व
कटा फटा पठार निम्न में से किस झील के पूर्व में अवस्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई। ये आपके पास जयसमंद झील के क्या पूर्व में विस्तृत है भाई। जयसमंद झील उदयपुर सुलंबर लसाड़िया का पठार भाई, है ना, ध्यान से समझ लेना। जयसमंद झील के ठीक पूर्व और उत्तर पूर्व में फैला एक अत्यधिक कटा फटा उबड़ खाबड़ पठारी भाग है। तो ये आप लोगों ने कर दिया होगा, ये सही है भाई। नवल सागर झील की बात करें, इसकी बात करें तो क्या है? ये बूंदी जिले में स्थित एक सुंदर कृत्रिम झील है, याद रखना इसको। अच्छा, गेब सागर झील कहाँ पे? डूंगरपुर में है। यह डूंगरपुर जिले में स्थित है, जिसके तट पर प्रसिद्ध बादल महल कहाँ पे बना है? प्रश्न पूछ सकते हैं अगली परीक्षा में, किसी में भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बादल महल पूछ सकते हैं कहाँ पर है? गेब सागर झील के पास। गेब सागर झील कहाँ? डूंगरपुर में। मैं थोड़ा फास्ट गति से पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे मत समझ लेना, क्यों? क्योंकि पेपर ही हल करना है, अपन कोई और दूसरी नहीं बात कर रहे भाई, पेपर दे के आगे। अच्छा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक था भाई? अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात राजसमंद में था भाई। कहाँ पे था? राजसमंद में था। और उस समय राजसमंद में अपने पास क्या सबसे सर्वाधिक जो लिंगानुपात था वो राजसमंद का हो गया था पिछली बार की बजाय। अच्छा, इसमें बात करें तो देखो, राजस्थान 2011 की जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति एससी का सर्वाधिक लिंगानुपात राजसमंद 982 जिले में दर्ज किया गया था। अच्छा, डूंगरपुर की बात करें, ये जिला सामान्य लिंगानुपात 994 और अनुसूचित जनजाति एसटी लिंगानुपात में शीर्ष पे है, लेकिन विशिष्ट रूप से एससी वर्ग में राजसमंद आगे है। डूंगरपुर में एसटी, ये दिमाग में रखना भाई। अच्छा, गंगानगर इस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये भी आप लोगों ने प्रश्न पढ़ा नहीं और गंगानगर कर दिया तुरंत ही, है ना। हाँ, मुझे पता है, दिमाग में यही आती है। पहले मैंने तुरंत बढ़ा रहे गंगानगर नहीं, प्रश्न आगे और भी पढ़ना होता है, तो ये ध्यान में रखना भाई। नेक्स्ट बात करें तो नीचे दिए गए राजस्थान के रूपरेखा मानचित्र में अक्ष छायांकित, एक अपने पास मैप था भाई, इसमें चित्र था जिसमें ना अक्ष दिखाया गया था, और अक्ष कहाँ पे था वो मैं बता देता हूँ भाई, मुझे याद है, आप लोगों को याद नहीं होगा तो मुझे याद रखना पड़ता है भाई। वो जो छाया चित्र था ना वो यहाँ पे ऐसे था। अब यहाँ पे अपने पास पूछा कि ये अक्ष दिया हुआ है, तो ये कौन से अपने पास वनस्पति क्षेत्र में आता है, कौन से इसमें जलवायु में आता है, इनमें से। तो इसमें ये यहाँ पे कौन से स्थान है भाई? तो यहाँ पे अपने पास गंगानगर व हनुमानगढ़ आता है। अब ये अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी होती ना तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होता भाई। मैंने बहुत पहले अपलोड कर दी थी ये क्लास, ये जलवायु से संबंधित अपने पास मैंने बहुत पहले कर दी थी, थानवेट और अपने पास कोपेन के वर्गीकरण की क्लास। अच्छा, इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ को किस में शामिल किया? थॉर्नवेट ने। तो थॉर्नवेट ने इसको अपने पास, इसने क्या है DBW में इसको क्या किया है, डिवाइड किया भाई, कि जो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है, ये बीकानेर का कुछ हिस्सा है, तो वो आपके पास DBW में आता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में माना है थॉर्नवेट ने। तो देखो DBW अर्ध शुष्क व मिश्रित जलवायु, ये विकल्प सही है भाई। थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का उत्तरी भाग जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू है, बीकानेर का कुछ हिस्सा, बीकानेर का कुछ हिस्सा भाई इस श्रेणी में आता है। EAD में बात करें तो क्या उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र, ये कौन सा है? ये अपने पास जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है। तो जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर है, आ गया जोधपुर वाले ध्रुव पश्चिमी शुष्क देश को क्षेत्र को दर्शाता है। अच्छा, इसके बाद EAD की बात करें तो EAD आ गया भाई। हाँ, इसके बाद DAW की बात कर लेते हैं। DAW जो है ये क्या है? आर्द्र या अर्ध शुष्क अपने पास, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है जो मध्यवर्ती पूर्वी और अधिकांश मैदानी भागों को समेटे हुए है। इसमें मैंने दोनों का कंपैरिजन करवाया था आप लोगों को, कोपेन का वर्गीकरण और थानवेट का वर्गीकरण मैंने बताया था। जहाँ पे अपने पास CWG बताया था, वहाँ पे आपके पास DAW आएगा। ये बात मैंने वहाँ पे समझाई थी आप लोगों को, लेकिन आप समझे नहीं। अच्छा, CAW की बात करें तो ये राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे AW अपने पास क्या है, राजस्थान जो कोपेन ने वर्गीकरण किया था उस क्षेत्र को ये क्या है, प्रदर्शित करता है। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है भाई। ये प्रश्न मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसमें आप मिलान कर लेना। ये देखो, ये रहा आपके पास पन्ना जो है वो गम गुरोहा, उदयपुर का गम गुरोहा क्षेत्र पन्ना की पेटी के लिए, बेल्ट के हिस्से के लिए आया जाता है। लिग्नाइट की बात करें तो कपूरड़ी, जालिपा, बाड़मेर जिले में स्थित कपूरड़ी और जालिपा क्षेत्र लिग्नाइट कोयले के लिए बड़े खनन ब्लॉक है, जहाँ बिजली का संयंत्र भी स्थापित है, तो ये याद रख लेना लिग्नाइट। अच्छा, रॉक फॉस्फेट की बात करें तो जहीर का खेड़ा, झामर कोटड़ा और इसके अलावा उदयपुर संभाग के यह क्षेत्र रॉक फॉस्फेट के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।
बेराइट्स की बात करें तो राम कामुना उदयपुर और अलवर के क्षेत्र में बेराइट्स की खनिज के लिए जाने जाते हैं। तो ये आप मैच कर लेना यहाँ पे, क्योंकि अपने पास ऐसे समय ज़्यादा लग जाएगा फिर। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह है? सही समूह है जिन्हें दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें मैं सीधे बता देता हूँ भाई, इसमें सीधे बात करेंगे तो इसमें आपके पास आंसर है वो ये रहेगा, भरतपुर है, दौसा है, कोटा है, झालावाड़ है, ये सही विकल्प है आपके पास। तो भरतपुर, ये रहा दौसा, कोटा, झालावाड़। ये क्या है देखो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का हिस्सा दिल्ली वडोदरा खंड राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों से होकर गुजरता है। इसमें अलवर, ध्यान से समझ लेना, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ मुख्य रूप से लाभान्वित जिले हैं। अच्छा, पाली, नागौर, जालोर, सीकर ये जिले राजस्थान के पश्चिमी और शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है, जहां से ये एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है। ये क्षेत्र अमृत जामनगर एक्सप्रेसवे से जुड़े हैं भाई, ये याद रख लेना, इनसे संबंधित है पूछे तो प्रश्न क्या है कि पाली, नागौर, जालोर और सीकर ये किससे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे ये समझ आते हैं कि लोग नियम बनाते हैं और लोग उन्हें बदल सकते हैं तो नैतिक विकास की ये अवस्था मानी जाती है। तो इसमें अपने पास क्या मानी जाएगी भाई, ये अपने पास मानी जाएगी सहयोग की नैतिकता। क्या मानी जाएगी, ये सहयोग की नैतिकता मानी जाएगी। सहयोग की नैतिकता की बात करें तो क्या है, पियाजे के अनुसार लगभग 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे इस अवस्था में पहुंच जाते हैं। वे मानते हैं कि नियम अपरिवर्तनशील नहीं है, बल्कि वे आपसी समझौते और सहयोग से इंसानों द्वारा बनाए गए हैं और जरूरत पड़ने पर बदले जा सकते हैं। ये जीन पियाजे की बात है भाई, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। अच्छा, नैतिक यथार्थवाद क्या होता है, तो ये छोटी उम्र की अवस्था है जहां बच्चे नियमों को ईश्वर या राजा द्वारा बनाया गया हुआ पूर्ण कठोर व न बदलने वाला सच मानते हैं। तो याद रख लेना, अब की बार ये पूछा, अगली बार ये पूछ सकता है भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट राजस्थान में 2022-23 में चावल की सर्वाधिक खेती कृषि कहाँ पे हुई थी, उत्पादक जिला पूछा भाई, तो ये आपके पास बूंदी में हुई है भाई। कहाँ पे, बूंदी में। हाड़ौती क्षेत्र का बूंदी जिला अपनी बेहतरीन सिंचाई सुविधा और चंबल नहर प्रणाली के कारण राजस्थान में चावल का कटोरा के रूप में उभर रहा है। किसमें, चावल का कटोरा वैसे कटोरा के रूप में उभर रहा है। यहाँ बासमती और अन्य सुगंधित चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हनुमानगढ़ की बात करें तो यह जिला श्री भी घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र नाली बेल्ट में चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, परंतु हालिया कृषि सांख्यिकी रिपोर्टों में बूंदी शीर्ष पर दर्ज किया गया है। ये करंट का है तो कोई बात नहीं है भी। चलिए आगे देखिए, बीकानेर, नागौर पेट्रोलिफेरस बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो इसमें अगर हनुमानगढ़ है वो इसमें शामिल है भाई। क्या है, इसमें बात करें तो हनुमानगढ़ इसमें शामिल है, गंगानगर इसमें शामिल है, चूरू इसमें शामिल है, सीकर इसमें शामिल नहीं है भाई। तो वो सीकर जिला शेखावाटी के अंतर्गत आता है और इसे राजस्थान के किसी भी पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन बेसिन में शामिल नहीं किया गया है। सीधी सी बात दिख रहा है भाई, प्रश्न बहुत ही सरल था, लेकिन वैसे नहीं था, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तो प्रश्न बहुत ही सरल था। बीकानेर नागौर बेसिन, इसमें मुख्य रूप से बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों को शामिल किया गया है, या इसमें जिले के हिस्से शामिल है जहां तेल व गैस की खोज के लिए कूप खोदे जा रहे हैं। कूप यानी कुएं खोदे जा रहे हैं भाई, खोद देंगे अपन अपनी धरती को। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक उपागम के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से सुमेलित कीजिए। अगर बात करें अपने पास, तो मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। संगठन की बात कर लेते हैं तो 3 नंबर पॉइंट आएगा, प्राप्त सूचनाओं और ज्ञान के अनुभवों को मस्तिष्क में क्रमबद्ध श्रेणियों में प्रणालियों से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संगठन कहलाती है। तो यह हो गई। दूसरी, आत्मसातकरण क्या होता है, तो बिना किसी बदलाव के पुरानी मानसिक संरचना में नई जानकारी को सीधे जोड़ लेना आत्मसात करना है। आत्मसातकरण का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ धीरे से, कि आप लोगों ने मान के चला कि पीछे कोई पुराने ज़माने में आपने ना एक जो बिजली का जो बोर्ड है उसमें ना एक बटन है वो काम करना बंद कर दिया, उसको ठक ठक कर चल नहीं रहा था, फिर उसको खोला भाई, खोल के देखा अंदर से एक तार निकला हुआ था, उसको बस तार हटा था, उसको तार को जोड़ दिया और अपने पास उसको ठीक कर दिया। अब 12 महीने बीत गए घटना को, जैसे 12 महीने बीते आपको फिर एक बटन में समस्या आई, आप कहीं पड़ोसी के घर गए, वहाँ पे बटन में समस्या आ रही है, उसको बोले यार चल नहीं रहा है, फिर आप याद करोगे अरे हाँ अरे एक दिन मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ था। तो ये जो मेरे घर में हुआ था ना, इसको आत्मसात करना होता है। अब आ गई होगी बात समझ में, हाँ बिल्कुल। तो चलिए
समायोजीकरण, समायोजन करना भाई, नई परिस्थिति के अनुसार अपने पुराने स्कीमा में बदलाव करना या नया स्कीमा बनाना समायोजीकरण कहलाता है। बहुत ही सरल है, ये परिभाषा पढ़ के कर दी होंगी, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। संतुलनकरण, संतुलीकरण क्या होता है भाई? संतुलनीकरण में आत्मसातकरण और समायोजीकरण के बीच के मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया संतुलनीकरण कहलाती है। संतुलन बनाना होता है, इंसान लड़का जो होता है वो बड़ा संतुलन करता है, संतुलित घड़ी में आता है वो। अच्छा, विद्यालय का प्रधानाध्यापक है भैया, एक प्रबंधक के रूप में कुछ गतिविधियां करता है, जैसे कि उद्योगी विद्या आयोजित करना आदि, किंतु प्रारंभ से ही वह एक महत्वपूर्ण गति छूट जाती है। प्रारंभ से ही एक महत्वपूर्ण गतिविधि छूट जाती है। निम्न में से उक्त गतिविधि की पहचान कीजिए। तो देखो, सबसे पहले प्रबंधन का नियम जो होता है वो होता है आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है ना, उन संसाधनों के आधार पर आपको पहले योजना बनानी होती है। तो क्या होता है? उद्देश्य निर्धारित करना भैया होता है, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग हेतु निर्धारित करना, ये आपका पॉइंट होगा। तो इसमें प्रबंधन का मूल सिद्धांत क्या कहता है? देखो, किसी भी प्रबंधन प्रक्रिया का सबसे पहला और आधारभूत चरण जो है वो यही है कि उपलब्ध भौतिक मानवीय संसाधनों को ध्यान में रखकर उद्देश्य निर्धारित करना। यदि प्रधानाध्यापक योजना बना रहा है तो प्रारंभ में वास्तविक उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण नहीं करता है तो प्रबंधन की पूरी नींव कमजोर रह जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन ये हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अरे क्या हो गया भाई, चलिए हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये क्या दिया हुआ है इसमें अपन पढ़ लेते हैं। थॉर्नडाइक के संक्षेपित प्रभाव नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, पुरस्कार से उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है परंतु दंड से कमजोर हो जाता है। नहीं, गलत बात है भाई, थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत था ही नहीं। थॉर्नडाइक ने तो ये कहा था कि आप है ना, अगर कोई पुरस्कार करता है तो वो उसको जल्दी सीखता है। आप लोगों को ये बात याद होगी। इसके बाद में पुरस्कार से उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर होता है परंतु दंड से कमजोर नहीं होता है। इसके बाद में न तो पुरस्कार का और न ही दंड का उद्दीपन अनुक्रिया से के बीच संबंध न प्रभाव पड़ता है। पुरस्कार से उद्दीपन क्रिया का संबंध मजबूत होता है परंतु दंड से कमजोर नहीं होता है। ये आएगा भाई ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, क्योंकि मैंने ये बताया था कि मजबूत तो होता है लेकिन कमजोर भी नहीं होता है पुरस्कार देने से। तो देखो, संक्षेपित प्रभाव का नियम क्या है, बाद ये 1930 के बाद का संशोधन बता रहा हूँ। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने शुरुआत में कहा था कि पुरस्कार संबंध को मजबूत करता है और दंड उसे कमजोर करता है, लेकिन बाद में प्रयोगों के आधार पर उन्होंने अपने नियम को संशोधित संक्षेपित किया और स्वीकार किया कि पुरस्कार संबंध को बहुत मजबूत करता है लेकिन दंड आवश्यक रूप से उस संबंध को कमजोर नहीं करता है। ये बात उन्होंने अपने पास संक्षेपित यानी अपने पास नियम को जब संशोधन किया था तब कही थी भाई, क्योंकि दंडित करने पर भी जीव उस पर व्यवहार को पूरी तरह भूलता नहीं है। तो इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है, शिक्षण अधिगम में चिंतन, संवेग और व्यवहार को समावेशित करने के परिणाम स्वरूप अधिगमकर्ता आत्म जागरूकता स्वयं एवं तथा अन्य के संयोगों पर व्यवहार को प्रतिबंधित करने और सकारात्मक प्रबंधों का निर्माण करने की योग्यता विकसित करते हैं कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है भाई? आपके पास क्या कहलाती है भाई? सामाजिक संवेगात्मक अधिगम कहलाती है। समाज में अपने पास क्या, देखो अपने पास क्या बताएगा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे और वयस्क भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने, सकारात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने, दूसरों के प्रति सहानुभूति महसूस करने और अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करते हैं। तो ऑप्शन अपना ये सही हो जाता है। बाद में अवलोकनात्मक अधिगम की बात करें तो दूसरों के व्यवहार को देखकर और अनुकरण करके सीखने से संबंधित है भाई। संज्ञानात्मक की बात करें तो अपने पास क्या है? पियाजे का नियम था यह विशुद्ध रूप से मानसिक क्षमताओं, सूचना प्रसंस्करण और बुद्धिमत्ता पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपके पास? नेक्स्ट दिया हुआ है ये क्वेश्चन की बात करें तो चलिए इसका भी उत्तर बता देता हूं मैं सीधे। क्या दिया हुआ है भाई? शैक्षिक अगर बात करें तो शैक्षिक संस्थाओं के घटक की बात करें, अंतर्वैयक्तिक संबंध, पाठ्यक्रम, कार्मिक और ये जो नवाचार है ना, ये यहाँ पे है भाई, ये नवाचार और गुणवत्ता प्रबंधन के आधार। अब यह यहाँ पे गुणवत्ता प्रबंधन के, ये संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के आधार में यहाँ से बता देता हूँ। अब भौतिक के सामने मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 2। ये रहा, एक के सामने 3, बी के सामने 2, सी के सामने 1 और डी के सामने 4। आप मैच कर लेना भाई, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो रही है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है ये माध्यमिक, क्या दिया हुआ है? हाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुछ सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। जब इसका अपन संरचनात्मक ढांचा पढ़ते हैं तो वहां पे दिया हुआ होता है। अच्छा, कुछ सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है।
बोर्ड के सचिव की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है और बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी सही है। ये गलत है भाई, इसमें बोर्ड के क्या है अपने पास सचिव की नियुक्ति अध्यक्ष नहीं करता है भाई, ये नहीं करता है, तो बोर्ड के सचिव की नियुक्ति गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। अजमेर स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव की नियुक्ति का बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा की जाती है, आमतौर पर एक वरिष्ठ आरएस या आईएएस अधिकारी होता है। अच्छा, अन्य विकल्प में बात करें तो ये सारे सही हैं भाई, बाकी आप देख लेना। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट दिया हुआ आपके पास ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिमान व मानकों के संबंध में असत्य है? तो इसमें अपने बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय और एक विज्ञान प्रयोग है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रत्येक 35 बच्चों पर एक कम से कम एक शिक्षक हो, ये 2009 की बात है भाई, अपने आरटी अधिनियम 2009 के बाद। प्रति सप्ताह शिक्षक के लिए न्यूनतम 45 कार्य घंटे दिवस तैयारी सहित है ये, और एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 1000 शिक्षण घंटे हो सकते हैं। अनुत्तरित तो अपन को करना नहीं है, तो इसमें अपना पहला ही ऑप्शन गलत है भाई। अपने 8वीं तक का जो विद्यालय होता है वहाँ पे क्या है, ये अनुसूची उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय में एक पुस्तकालय होना आवश्यक है, परंतु हर विद्यालय स्कूल में एक अलग से पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशाला होना अनिवार्य शर्त के रूप में स्पष्ट नहीं लिखा है भाई, यानी विज्ञान लैब का तथ्य गलत है, लाइब्रेरी ठीक है भाई। तो गणित विज्ञान के शिक्षण उपकरण उपलब्ध कराने की बात है, वहाँ केवल क्या है, गणित और विज्ञान के जो उपकरण है वो उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। विकल्प 2 और 3 बाकी सारे सत्य हैं, ये देख लेना भाई। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप लोगों के पास दिया हुआ है RSCERT के आकलन प्रकोष्ठ असेसमेंट सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उसके उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो उस उद्देश्य उसका क्या नहीं है भाई, आकलन पर प्रशासकों की क्षमता बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण मानकीकृत आकलन में गेम चेंजर के रूप में कार्य करना, गुणवत्ता सुधारने में नियमित डेटा प्रदान करने में सहायता करना, कक्षा अनुदेश में सुधार करना। तो इसमें केवल आकलन पर प्रशासकों की क्षमता को बढ़ाना नहीं है, बाकी सब कुछ सारे उसके कार्य हैं, तो ये देख लेना आप। बाकी इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, तो चलिए फिर आगे। अच्छा, ये बात करते हैं NEP 2020 के अनुसार बात करते हैं, के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की संख्या अधिक संख्या वाले क्षेत्रों के विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात PTR कितना सुनिश्चित किया गया है? 25:1 से कम किया गया है, याद रख लेना। 30:1 से कम नहीं है, ज़्यादातर ने यही कर दिया, आप लोगों ने यही किया था ना? हाँ, मुझे पता है यही किया है। अब मैं बता देता हूँ क्यों नहीं, क्यों है, आप वाला ऑप्शन कैसे सही था और मैंने जो बताया वो कैसे सही है, देखते हैं। देखो, 25 से कम सही विकल्प है। राष्ट्रीय NEP 2020 के अनुसार सामान्य विद्यालयों में आदर्श शिक्षक अनुपात है वो PTR कितना है? 30:1 है, कोई बात नहीं, ऐसे कम होना चाहिए, परंतु सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े या वंचित क्षेत्रों में अपने पास में विशेष ध्यान देने के लिए इस अनुपात में को कम 25:1 से कम कड़ा निर्देश दिया गया है, कम रखने का कड़ा निर्देश दिया गया है। ये बात आपकी सत्य है भाई, यहाँ पे 30:1 वाली, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप है ना, वहाँ पे अपने पास 25:1 से भी कम रखने को कहा गया है कड़ाई से। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभी देखते हैं इसके बारे में। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने, ये अपन थोड़ी बता देता हूँ, ये तथ्य गलत है भाई। और अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, बिल्कुल सही है। 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने की योजना चंद्रशेखर आजाद ने नहीं बनाई थी भाई, तो आपका ऑप्शन केवल बी सही है। अब देख लो यहाँ पे, वीर सावरकर ने अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 में नासिक महाराष्ट्र में की थी, जो कि पहले मित्र मेला था, न कि लंदन में। हालांकि वे बाद में लंदन इंडिया हाउस से सक्रिय रहे थे, लंदन में नहीं की थी। ये बात बिल्कुल सही है जो अपन ने बात करी है भगत सिंह वाली। और ये गलत क्यों है? देखो, 1912 के प्रसिद्ध दिल्ली हार्डिंग बम कांड की मुख्य योजना रास बिहारी बोस ने और सचिन स्यानाल ने बनाई थी, ना कि चंद्रशेखर, जिसमें जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट भी शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद उस समय घटना के मुख्य योजनाकार नहीं थे, तो याद रख लेना भाई जो बातें मैंने बताई है। इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट आपके पास आता है, ये क्या दिया हुआ है? हाँ, 1857 के विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर की हत्या विद्रोही सैनिकों द्वारा कर दी गई। उस समय वे राजनीतिक एजेंट के रूप में किस स्थान पर थे? तो दिल्ली में थे भाई। वो कहाँ पे थे? दिल्ली, इसका आंसर है, वो सही हो जाता है। अब थोड़ी सी घटना जान लेते हैं इसके बारे में क्या है। 11 मई 1857 को जब मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली के लाल किले पहुंचे तो उन्हें दिल्ली के तत्कालीन ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट रेजिडेंट साइमन फ्रेजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, याद रखना भी है।
कानपुर, यहाँ विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब और त्याता टोपे ने किया था और यहाँ सर ह्यू व्हीलर सैन्य कमांडर थे। बरेली की बात करें तो यहाँ खान बहादुर खान ने विद्रोह की कमान संभाली थी। ये ध्यान में रख लेना भैया, ये ज़्यादा समझाने वाली बातें भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने फरवरी 1922 में किस स्थान पर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो इसके बारे में बात करें तो आपके पास कहाँ पे लिया था भाई? ये बारदोली में इन्होंने वापस ले लिया था। क्यों लिया था इसका कारण बता देता हूँ मैं। देखो 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड की हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी ने तुरंत आंदोलन रोकने की घोषणा की थी। वो चोरी चोरा कांड हो गया था ना, ट्रेन लूटने वाला। इसके बाद 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जहां आधिकारिक रूप से बारदोली प्रस्ताव है पारित करके असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अच्छा, चोरी चोरा कांड क्या है? ये वह स्थान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है जहां हिंसा हुई, न कि वहां पर जहां कांग्रेस ने समिति की बैठक बुलाई थी। तो याद रख लेना ये चोरी चोरा कांड कौन सा था। इसके बाद में क्या दिया हो भाई? हाँ, इसके बाद दिया निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? मौलाना आजाद की अध्यक्षता में 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ। महात्मा गांधी ने मई 1942 में हरिजन समाचार पत्र में लिखा कि भारत के भगवान के भरोसे छोड़ दो। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1939 में कांग्रेस द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना आयोग के समिति के अध्यक्ष थे और 1936 में फैजपुर कांग्रेस के अधिवेशन की जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें केवल अपने पास बी और सी, ये बी और डी ऑप्शन है, ये सही है। बाकी मैं बता देता हूँ क्यों गलत है भाई। आपके पास बी और डी ऑप्शन ये रहा, ये ऑप्शन सही है। देखो गलत बता देता हूँ। नवंबर 1919 में दिल्ली में हुई अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को सौंपी गई थी, न कि मौलाना आजाद को। तो ये पहली गलती हो गई। दूसरा कथन सत्य है, तो ये अपन छोड़ देंगे। गलत कथन क्या है? 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, न कि पटेल जी। तो वल्लभ भाई पटेल को वह अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। तो ये तथ्य है ना, मेरे जो तथ्य मैं बता रहा हूँ उनको याद जरूर करना भाई। बाकी सारा कुछ अपने सही है। तो चलिए फिर आगे। अच्छा, निम्नलिखित समाचार पत्रों पे विचार कर लेते हैं। क्या है? पंजाबी वंदे मातरम और दी पीपल, तो ये तीनों ही है ना अपने पास किनके हैं? लाला लाजपत राय द्वारा आरंभ किए गए थे भाई। तो तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या आता है? नेक्स्ट बात करें तो आता है उत्तराधिकार के दौरान, युद्ध के दौरान किस मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी थी? तो इसमें अगर अपन बात करें तो आपके पास एक तो अपने पास दारा सिकों ने मांगी थी और औरंगजेब दोनों ने ही सहायता मांगी थी भाई। तो अब देखो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इसमें क्या है? शाहजहां के बीमार होने पर उनके बेटे दारा औरंगजेब, शुजा और मुराद के बीच गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। इतिहास के प्रमाणों के अनुसार दिल्ली के मुख्य दावेदार दारा सिकों और दक्षिण से आगे बढ़ रहे औरंगजेब दोनों ने ही मेवाड़ के शक्तिशाली महाराणा राज सिंह को पत्र लिखकर सैन्य सहायता का आग्रह किया था, परंतु चतुर राज सिंह ने टीका दौड़ के बहाने अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीतने पर ध्यान दिया और सीधे तौर पर गृह युद्ध से तटस्थता की नीति को अपनाया। यानी उसने ये देखा कि मैं इसके पक्ष में नहीं जाता हूँ। इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट आया था अपने पास क्वेश्चन, चंद्रसेन ने मुगलों की निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी? तो चंद्रसेन की बात करें तो इसमें अपने पास देखो कंसारों की पोल, रामपोल और दत्तानी। तो इसमें इन्हें कंसारों की पोल और रामपोल तो लड़ी थी, लेकिन दत्तानी का युद्ध है इसने नहीं लड़ा था। तो इसमें अपने पास ए और बी सही है, बाकी गलत है। तो देखो राजचंद्र सेन मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है ना। अकबर के अधीनता स्वीकार न करने वाले चंद्रसेन को जब जोधपुर छोड़ना पड़ा तो उसने भाद्राजून और सिवाना, ये ध्यान में रखना भाई, भाद्राजून और सिवाना को अपना केंद्र बनाया। इस दौरान मुगलों की शाही सेना ने उनका पीछा किया था, तो उनके बीच कंसारों की पोल एक और सिवाना के दुर्ग के पास रामपोल के पास मोर्चा भयंकर झड़पें और लड़ाइयाँ हुई थी। ये तो हो जाता है इसका। दत्तानी का युद्ध है ना, यह युद्ध सिरोही के राव सुल्तान और अकबर की शाही सेना जिसका साथ जगमाल दे रहा था के बीच लड़ा गया था। इसमें चंद्रसेन शामिल नहीं था। तो आ गई होगी अब बात समझ में पूरी। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न पुरातात्विक स्थलों को वहां उत्खनन के प्राप्त संरचना सामग्री के सम्मिलित कीजिए भाई। तो ये मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, यहाँ पे सीधे उत्तर ही। तो देखो आहड़ है ना, यहाँ पे त्रिशूल खुदी हुई मुद्रा मिली है। उदयपुर की ताम्रयुगीन आहड़ सभ्यता से एक ऐसी तांबे की मुद्रा मिली है जिस पर एक तरफ अपोलो और दूसरी तरफ त्रिशूल का चित्रांकन है। तो ये कहाँ? आहड़, ध्यान में रख लेना। कालीबंगा 6 छिद्रों वाली खोपड़ी, हनुमानगढ़ की इस प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन साइट से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है, जो प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा के प्रमाण को दर्शाती है।
अच्छा, बैराट में बात करें तो गोल मंदिर जयपुर कोटपुतली बहरोड स्थित बैराट विराटगढ़ की बीजक की पहाड़ी से मौर्यकालीन गोल बौद्ध मंदिर और स्तूप के अवशेष मिले हैं, तो ये भी है, ये इससे मिला लिया। गणेश्वर की बात करें तो मछली पकड़ने का कांटा वो यहीं से मिला है, तो बाकी आप मैच कर लेना, मैंने ना व्याख्या बता दी भाई यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपके पास क्या दिया, ग्वालियर प्रशस्ति में किस राजा की नारायण की उपाधि मलेच्छों का दमन करने वाला दिया गया, तो नागभट्ट प्रथम को दिया भाई। किसको दिया गया, ये किसने, नागभट्ट प्रथम की बात कर रहा हूं मैं। तो नागभट्ट प्रथम से क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को मिहिर बोस द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण का अवतार कहा गया है, और ध्यान में रखना दुष्ट या मलेच्छों का नाशक बताया गया है। उन्होंने सिंध की ओर से होने वाले अरब खलीफाओं के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोककर भारत की रक्षा की थी। नागभट्ट प्रथम की बात कर रहा हूं। वत्सराज, इन्हें इस वंश का रणहस्तिन युद्ध का हाथी कहा जाता है, और इन्होंने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी वत्सराज ने। चलिए इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। असहयोग आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से 1921 में शेखावाटी के किस संगठन ने जन संघर्ष का आरंभ किया था, तो इसमें मैं बताऊं तो आपके पास चिड़ावा, हाँ शेखावाटी पूछा क्या इसमें, हाँ बिल्कुल, तो इसमें आपके पास चिड़ावा सेवा समिति आंसर हो जाएगा। ये अपने पास शेखावाटी जो क्षेत्र है ना, वहाँ से कर जो अपने पास संघर्ष का असहयोग आंदोलन वाला उसकी बात कर रहा हूँ, तो अपना मुख्य जो क्षेत्र था वो चिड़ावा सेवा समिति था भाई। तो चिड़ावा सेवा समिति की बात करें तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर मास्टर कालीचरण और उनके साथियों ने झुंझुनू के चिड़ावा में सेवा समिति की स्थापना की। समिति ने बेगार प्रथा, याद रख लेना, जागीरदारों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और शेखावाटी के किसान आंदोलन की शुरुआती राजनीतिक जमीन तैयार की। अच्छा, अखिल भारतीय जाट महासभा की बात करें तो इसकी स्थापना बहुत पहले राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी, परंतु शेखावाटी के संदर्भ में इसने 1925 से 1930 के बाद पहले जैसे पलथाना है और कटराथल सम्मेलनों में ज्यादातर उग्र भूमिका निभाई है भाई। जाट महासभा की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आपके पास राम स्नेह संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है, तो देखो अनबे वाणी इस संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है। खेड़प्पा शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी है। इस संप्रदाय में फूल डोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो इसमें आपके खेड़प्पा शाखा के प्रवर्तक है वो दरियाव जी नहीं है भाई, इसके क्या है प्रवर्तक आपके पास क्या है, संत रामदास जी हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसमें आपके पास ए और सी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। तो ये रामश्रेणी संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के उपदेशों और भजनों के संकलन को अनबे वाणी ग्रंथ कहा जाता है, जो इस संप्रदाय का सबसे पवित्र ग्रंथ है। कथन भी गलत है, क्योंकि इसमें अपने पास खेड़प्पा शाखा के जोधपुर के प्रवर्तक संत रामदास जी हैं, जबकि संत दरियाव जी नागौर के रेण शाखा की स्थापना की थी। इसमें बात करें तो इस संप्रदाय के केंद्र सापुरा भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक प्रसिद्ध फूलडोल महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ये याद रख लेना भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में पाली और अजमेर ब्यावर के मध्य संचार साधनों को खुला रखने में किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो वो आपके पास रही है भाई, किसमें, जोधपुर के तख्त सिंह की बात है भैया। किसकी बात है, जोधपुर के तख्त सिंह की बात है। देखो जोधपुर महाराजा तख्त सिंह सही विकल्प है। ये मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह ने अंग्रेजों का पूर्ण साथ दिया। उन्होंने अजमेर अंग्रेजों का मुख्य मुख्यालय था और पाली ब्यावर के बीच की मुख्य सड़कों डाक संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए अपनी मजबूत सेना जो किलेदार था ना अनाड़ सिंह, उनके नेतृत्व में भेजी थी। तो ये ध्यान में रख लेना भाई, हाँ अपने भी अंग्रेजों के रहे हैं पक्षकार। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो राजपूताना मध्य भारत सभा के नागपुर अधिवेशन में कौन सा या सिर्फ समाचार पत्रिका प्रकाशित किया गई थी, तो इसमें अगर अपन बात करें राजस्थान जो केसरी है वो प्रकाशित की गई थी। अब इसके बारे में इतिहास जान लेते हैं थोड़ा सा। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी द्वारा वर्धा से शुरू किया गया था। राजस्थान केसरी अखबार कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के दौरान देश के राजनीतिक नेताओं और राजपूताना की जनता के बीच जागीरदारी शोषण की कहानियों को उजागर करने वाला सबसे सशक्त माध्यम बना था। तरुण राजस्थान क्या था, देखो इसका प्रकाशन बाद में 1922 में ब्यावर से शुरू हुआ था, जब नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये ध्यान में रख लेना भाई। तो ये अपने पास राजस्थान केसरी सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट क्या है, श्रेणी का अगला पद, इसमें 129 आएगा भाई, आप देख लेना। अगला प्रश्न है सूची चित्रकला शैली को सूची 2 से संबंधित, मैं ये सीधे बता देता हूँ भाई आप लोगों को, आप देख लेना, क्लास काफी बड़ी हो रही है। किशनगढ़ शैली है, उससे अपने लाडली दास थे भाई, ये ध्यान में रख लेना, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। बूंदी से श्री किशन है वो संबंधित थे, और जयपुर से बात करें तो लक्ष्मण दास है, लक्ष्मण सिंह है वो लक्ष्मण दास है, ये अपने संबंधित थे। तो ये याद रख लेना भाई। बाकी अपन चलते हैं थोड़ा सा
अब हाँ, ये प्रश्न हो रहा है, राष्ट्रीय लोक नृत्य के संबंध में कौन से या कौन सा कथन सही है? तो देखो मैं बता देता हूँ इनमें से, ये तो बहुत ही ज्यादा सरल था प्रश्न। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य, बिल्कुल सही बात है। राई नृत्य भीलों का नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। वाले नृत्य में मादल और थाली की ताल पर ग्रास या लोग नृत्य करते हैं। देखो ये अपने थोड़ा सा बिंदु गलत है, बाकी सही है ये भी। चलिए गलत क्या है मैं बता देता हूँ। इसकी व्याख्या बताएं तो आप लोगों को क्या आती है कि, हाँ थोड़ी सी व्याख्या समझा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे ये तो सही है, इसके बारे में आप जानते हो। गबर जो राई नृत्य है इसको गबरी नृत्य भी कहते हैं, और बिल्कुल सही बात है भाई। और इसमें मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों जनजाति के पुरुषों द्वारा रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिनों तक खेला जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नाट्य नृत्य है, याद रख लेना इसको। गलत इसमें मैं बता देता हूँ क्या है। देखो वाला नृत्य ग्रास्य जनजाति का है, लेकिन बिना वाद्य यंत्र के होता है, तो इसमें अपने केवल हाथों की ताली और धीमी गति के कदमों के साथ किया जाता है। इसमें मादल और थाली का उपयोग नहीं होता है। तो ये तीनों कथन सही नहीं है, इसमें केवल ए और बी सही है भाई, लेकिन आप लोगों ने तीनों किया मुझे पता है। अच्छा नेक्स्ट है निम्नलिखित बंटन। तो अब यहाँ से अपने पास क्या है, गणित और रीजनिंग के प्रश्न वो शुरू होते हैं। तो इन प्रश्नों के लिए हमारे पास आए हैं वीके सर, जो कि आगे के क्वेश्चन से आपको सोल्व कराएंगे। तो आइए सर आप आइए, और ये बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करवाएंगे। तो बाकी जो क्वेश्चन है सर से सोल्व कीजिए, मैं चलता हूँ, आगे आऊँगा बीच में दोबारा। जय हिंद दोस्तों, देखते हैं अपने आगे के मैथ के क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है कि निम्न बटन का बहुलक ज्ञात करो। ये अपने पास में वर्ग अंतराल दे रखा है और ये आवर्ती दे रखी है। इस वर्ग अंतराल और आवर्ती को देख के अपने को क्या निकालना है, मोड निकालना है, बहुलक निकालना है। तो जब भी अपन बहुलक निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी देखते हैं। सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंसी होती है वो वर्ग अंतराल लेते हैं। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ पे है, ये रही, तो ये वर्ग अंतराल अपन लेंगे। वर्ग अंतराल कौन सा लेंगे, जहाँ पे सबसे ज्यादा आवर्ती होगी। सबसे ज्यादा आवर्ती देखो कहाँ पे है, ये रही 26, तो ये वाला वर्ग अंतराल लेंगे। तो वर्ग अंतराल लेंगे, वर्ग अंतराल कौन सा लेंगे, वर्ग अंतराल कौन सा लेंगे, 201 से 202। अब मोड जो वर्ग अंतराल लेते हैं उस ऊपर वाला जो वर्ग होता है उसको तो नाम दे देते हैं f0, और जो वर्ग अंतराल लिया है उसको नाम दे देते हैं f1, और जस्ट इसे नीचे वाले वर्ग अंतराल को नाम दे देते हैं f2। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ बहुलक के सूत्र में ये तीनों मान रखने हैं। बहुलक का सूत्र क्या होता है, या बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस f1 माइनस f0 बट्टे 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा h, जहां L तो क्या होती है अपने पास में, जो बहुलक वर्ग की जो लोअर लिमिट होती है, जो लोअर सीमा होती है, वो तो क्या होता है, L का मान होता है, निचली सीमा होती है 201 और 201, दो में निचली सीमा क्या है अपने पास में 201, तो इसका L का मान कितना आ जाएगा 201। H क्या होता है अपने पास में, जो वर्ग अंतराल होता है, वो क्या होता है, H का मान होता है। तो 202 और 201, तो 202 में से 201 जाएंगे तो वर्ग अंतराल कितना आएगा 1, तो H का मान कितना आ गया अपने पास 1। f1, f0 और f2 के मान अपने पास पहले से निकाल लिए, ये सभी के सभी मान किस में रख देंगे, इस सूत्र में रख देंगे, तो अपने पास में बहुलक आ जाएगा। तो मोड बराबर क्या होगा, L कितना है 201 प्लस f1 का मान कितना है, f1 का मान है 26 माइनस f0 का मान कितना है, ये रहा f0 का मान कितना है 12 बट्टे 2 गुणा f1 का मान कितना है 26, f0 का मान कितना है 12 और f2 का मान कितना है 20 गुणा h, जो वर्ग अंतराल है वो कितना निकाला था अपन ने 1, तो वर्ग अंतराल कितना हो गया 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो 201 प्लस 26 में से 12 गए कितने बचे 14, ये देखो 26 दूनी कितना हो गया 52, और ये हो गया 20 और 10, 20 और 12 32, 52 में से 32 गए कितने बचे 20, और 1 इससे गुणा होगा तो 1 ही आएगा, ये आ जाएगा 201 प्लस 14 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.70, और पूरा बहुलक मान क्या आ जाएगा अपने पास 201 में 0.70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 201.70, तो अपने पास में बहुलक कितना आ गया 201.70। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर 1.70, इस 35 की जगह कितना कर देंगे 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर 58 क्वेश्चन क्या है कि 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। मतलब अपने को ऐसी कोई संख्या देखनी है जो 8, 15, 24 से तो विभाजित हो, और वो संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। संख्या भी कैसा होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग, मतलब उसका वर्गमूल आना चाहिए। तो 8, 15, 24 से विभाजित होने वाली संख्या न्यूनतम संख्या जब भी देखते हैं तो संख्याओं का क्या निकालते हैं,
एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 की घात 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 5। और गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 3। ये हो गए 24 के अभाज्य गुणनखंड। जब भी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या करते हैं, जो जोड़े बनते हैं उनको एक बार लिख लेते हैं और जो बच गई जो संख्या उसको गुणा में लिख लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे, तो एक बार ये 2 आ गया। उसके बाद में ये 2 की घात 3 तो आ जाएगी ऐसे की ऐसे, क्योंकि 2 की घात 3 यहाँ पे भी है, 2 की घात 3 यहाँ पे भी है। उसके बाद में ये 3 है तो एक बार 3 आ जाएगा और उसके बाद में क्या बच गया 5। तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 किया 24 और 24 पंजो 120। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 120। अब अपने को ये 120 तो वो संख्या है जिसमें 8, 15 और 24 का भाग जाता है, लेकिन अपने को प्रश्न में पूछा है कि संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उस संख्या का, वो संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण वर्ग होने के लिए संख्याओं का क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा होना चाहिए। देखो ये 2 और 2 तो एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन अपने पास में इसको जोड़ा बनाने के लिए 1 2 और होना चाहिए। इस 3 के साथ जोड़ा बनाने के लिए 1 3 और होना चाहिए और 5 का जोड़ा बनाने के लिए 1 5 और होना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, संख्या को एक तो 2 से गुणा कर देंगे तो एक जोड़ा बन जाएगा, एक बार 3 से गुणा कर देंगे और एक बार 5 से, तो 2 2 के जोड़े बन जाएंगे। तो कितने से गुणा करना पड़ा अपने को, 5 या 15, 15 दूनी 30। 30 से गुणा करेंगे तो अपने पास में ऐसी संख्या आ जाएगी जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 120 को किससे गुणा कर देंगे, 30 से। अतः इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 120 गुणा 30, तो कितना हो जाएगा 3600। 3600 ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसके अंदर 8, 15 और 24 तीनों का भाग जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3600 इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित कूट, ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट में भाषा, ये अपने पास एक शब्द दे रखा है, ये अपने पास में एक शब्द दे रखा है और उस शब्द से ये शब्द बनता है और इस शब्द से ये शब्द बनता है। तो अपने को कंफ्यूज को लिख के बताने कि कंफ्यूज क्या बनेगा। तो सबसे पहले अपन ऐसे क्वेश्चन को, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इनके नंबर लिख लेते हैं। यूं कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे। एन कितना नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। बी कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। एस कितने नंबर पे आता है, 19। और ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। अब इसको लिख लिया। अब इस शब्द से कौन सा शब्द बना है, ये वाला शब्द बना है, तो इसके भी नंबर लिखेंगे। ये आ गया यूं 21 नंबर पे, 8, 13, 20, अब 6, ये 20, 19 और 6। अब देखो अपने पास में किससे क्या बना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए 4 के इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। ये 4 शब्दों का पार्ट हो गया और ये 4 शब्दों का पार्ट हो गया। देखो देखते कैसे करते हैं। ये 22 से देखो कितना कम हो रहा है, 1 कम। ये 9 में से 8 कितना कम करके लिखा है, 1 कम। और ये 14 में से कितना कम हो रहा है, 1 कम, तो 13 आ गया। और ये 21 में से कितना कम हो रहा है, 1 कम, तो 20 आ गया। ये 4 शब्द क्या हो रहे हैं कि उल्टा करके 1 कम कर रहा है। 22 में से 1 कम किया तो शब्द बना 21। 9 में से 1 कम किया तो 8 नंबर पे आ गया। 14 में से 1 कम किया 13 और 21 में से 1 कम किया 20 नंबर वाला आ गया। इधर देखते हैं, इधर इन बाकी जो 4 वर्ड्स बच गए उनमें क्या कंडीशन लग रही है। इसमें 5 में 1 जोड़ दिया, कितना बन रहा है, 6। 19 में 1 जोड़ दिया, कितना बन रहा है, 20। 18 में 1 जोड़ दिया, कितना बन रहा है, 19। और 5 में 1 जोड़ दिया, कितना बन रहा है, 6। मतलब इन चारों में तो क्या हो रहा है, -1, और इन चारों में क्या हो रहा है, +1। तो बस शुरू वाले 4 अक्षरों में उल्टा, शुरू के 4 वर्ड में उल्टा 1 घटा देंगे और बाकी 4 वर्डों में उल्टा 1 जोड़ देंगे। तो अपने पास में वर्ड कौन सा था, कंफ्यूज। कंफ्यूज को अपन नंबरों में लिखेंगे तो C 3 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है और ये 4 नंबर। सबसे पहले 4 वर्ड देखेंगे, इधर से देखेंगे। 6 में से 1 आया, कितना आएगा, 5। फिर
14 में से देखो घटाएंगे ना, सबसे पहले 14 में से 1 गया कितना आएगा 13, 15 में से 1 गया कितना आएगा 14, और 6 में से 3 में से 1 गया कितना आएगा 2। इधर क्या कर रहे थे, इसमें 1 जोड़ रहे थे, तो इधर 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, 19 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 20, और 21 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 22। अब देखो इसका मीनिंग लिखेंगे। 5 नंबर पे क्या आता है ई, 13 नंबर पे क्या आता है एम, 14 नंबर पे क्या आता है एन, 2 नंबर पे क्या आता है बी, 5 नंबर पे क्या आता है ई, 6 नंबर पे क्या आता है एफ, 20 नंबर पे क्या आता है टी, और 22 नंबर पे क्या आता है बी। तो अपने पास में वर्ड कौन सा बनेगा ई एम एन, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये काट देना, ये काट देना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है अपने पास, एक कक्षा में लड़कियों का औसत भार 54, एक कक्षा में लड़कियों का तो औसत भार दे रखा है 54 और लड़कों का औसत भार दे रखा है 64 किलोग्राम, और दोनों का मिक्स औसत भार, विद्यार्थियों का कुल औसत भार कितना दे रखा है 57। तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो इसको मिश्रण विधि से हल करते हैं क्वेश्चन। ये तो रही लड़कियां, ये तो है लड़कियां, ये हैं लड़के। लड़कियों का औसत भार तो कितना दे रखा है 54, और लड़कों का औसत भार कितने दे रखा है 64, और दोनों का मिक्स औसत भार कितना दे रखा है 57। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करते हैं तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं। इनका अनुपात कैसे निकालेंगे, 64 में से 57 गए कितना बचा 7, और 57 में से 54 गए कितने बचे अपने पास 3। तो ये जो 7:3 निकल के आया है, ये लड़कियां और लड़कों का अनुपात निकल के आया। इधर लड़कियों का अनुपात कितना है 7 और लड़कियों का अनुपात कितना है 3। तो लड़कों का अनुपात तो आ गया 3 और लड़कियों का अनुपात आ गया 7। अब अपने को किसका अनुपात पूछा है, लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत निकाल लेंगे। लड़कियां कितनी है 7, अतः लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत कितना है, लड़कियों का अनुपात कितना है 7 बट्टे अनुपातों का योग, 7 और 3 कितने होते हैं 10, और जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो 100। तो देख से 1 गई, 7 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 70%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 70%। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, 3 समान घनों को एक के बाद एक जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ और घन के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले अपने को पता है कि घन है, घन कितने 3 घन है, तो ये लो घन, ये घन है, ये 3 घन दे रखे हैं अपने पास, जिनकी लंबाई घनों की आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है समान होती है। ये 3 घन है, ये 3 क्या है अपने पास में घन है। इन तीनों की जो तीनों घन कैसे हैं समान है, मतलब इसकी भुजा सभी भुजाएं क्या है ए, इसकी भी सभी भुजाएं क्या है ए, और इसकी भी सभी भुजाएं क्या है ए, और इन तीनों घनों को जोड़ के क्या बना दिया जाता है एक घनाभ बना दिया जाता है। तो इन तीनों घनों को ऐसे जोड़ेंगे तो ये लो इन तीनों घनों की ये घनाभ बन गया अपने पास। अब देखो ये तो ऊंचाई होती है और ये चौड़ाई होती है, अगर इन तीनों घनों को जोड़ेंगे तो ये लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन जो इनकी चौड़ाई और ऊंचाई है वो क्या होगी, वो की वही रहेंगी। तो ये जो लंबाई है ये तो क्या हो गई 3a, देखो ये a जुड़ गया, इससे फिर ये नीचे वाला a जुड़ेगा इससे, और इससे नीचे वाला a जुड़ेगा, तो ये जो लंबाई हो जाएगी वो तो क्या हो जाएगी इसकी 3a, और चौड़ाई और ऊंचाई वो की वो रहेगी a की, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई नहीं जुड़ी है, खाली लंबाई बढ़ी है इनकी। अब इस प्रकार बने घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अपने को पता है घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर।
तो 6 गुणा भुजा क्या है a, तो a का स्क्वायर। अब अपने पास इसमें पूछा है कि इस प्रकार बने घनाभ और एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 6 गुणा a स्क्वायर। इसी प्रकार ये घनाभ बना है तो इस घनाभ का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। बने घनाभ का क्षेत्रफल, बने घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या था 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस और ऊंचाई गुणा लंबाई। मान रखेंगे लंबाई क्या है 3a और चौड़ाई क्या है a प्लस चौड़ाई क्या है a, चौड़ाई तो देखो a ही है और ऊंचाई क्या है a प्लस ऊंचाई क्या है a और लंबाई क्या है 3a। ये हो गया 3a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया 3a स्क्वायर। इसको गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर मिलकर 6a स्क्वायर और 1a स्क्वायर मिलकर कितने a स्क्वायर हो गए 7a स्क्वायर और इसको गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या आ गया 14a स्क्वायर और घन का क्षेत्रफल क्या हो गया 6a स्क्वायर। अब अपने को इस प्रकार बने घनाभ और घन के क्षेत्रफल का क्या निकालना है अनुपात। तो घनाभ का क्षेत्रफल तो कितना है 14a स्क्वायर और घन के क्षेत्रफल कितना है 6a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, इसको 2 की टेबल से काटते हैं तो ये 7 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा 3 बार। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 7:3। तो इसका अनुपात कितना गया 7:3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, यदि एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 है, 64% बढ़ाया जाता है तो इसके आयतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। माना पहले इसका क्षेत्रफल 100 था और आप कितना गया 44% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 144। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr स्क्वायर। इससे अपन ये पता लगा लेंगे कि जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्या के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। इससे अपन क्या पता लगाएंगे जो क्षेत्रफल होता है गोले का वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो क्षेत्रफल देखेंगे ये a नए गोले का क्षेत्रफल है और ये दूसरा जो मूल गोला दे रखा था उसका क्षेत्रफल है। पहले गोले की त्रिज्या कितनी है, जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना है 144 और मूल गोले का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 100 और ये जो क्षेत्रफल है वो किसके समानुपाती होता है त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती। तो r ये नए गोले की त्रिज्या है, ये नए गोले की त्रिज्या है और ये r जो मूल गोला दे रखा है उसकी त्रिज्या और इसकी किसके वर्ग के समानुपाती होता है, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। यहां से r नए गोले की त्रिज्या और r मूल गोले की त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, ये वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा इनका वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 और इसमें अगर भाग लेंगे तो इन दोनों का अनुपात कितना आएगा 1.2। नए गोले की त्रिज्या और पुराने गोले की त्रिज्या जो मूल गोला दे रखा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालते हैं तो कितना निकल के आता है 1.2। अब देखो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का क्या सूत्र होता है 4/3 πr क्यूब। जो आयतन होता है वो समानुपाती होता है गोले की त्रिज्या के क्यूब के। तो यहां से आयतन निकालेंगे, ये तो नया गोला है और ये दो r मूल गोले का आयतन ये किसके समानुपाती है त्रिज्या के, r नए गोले की त्रिज्या बट्टे r मूल गोले की त्रिज्या की क्यूब। तो v ये नया गोला हो गया, सही है ना नया, और r नए और r मूल गोले का जो अनुपात है वो कितना 1.2। तो इधर क्या करते हैं 1.2 की क्यूब और 1.2 की क्यूब करते हैं तो कितना 1.728। ये तो आ गया गोले के आयतनों का अनुपात। अब इसका प्रतिशत क्या देखते हैं, प्रतिशत वृद्धि देखते हैं। तो प्रतिशत देखते हैं, प्रतिशत वृद्धि देखेंगे तो 1.728 -1 गुणा 100, यहाँ पे कितना आएगा 0.728 गुणा 100। प्रतिशत वृद्धि कितनी जाएगी 72.8%। तो 72.8%। तो ऑप्शन नंबर
2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, एक बेलनाकार तंबू का ऊपरी शीर्ष शंकु के आकार का, यदि तंबू का आयतन उसके ऊपरी शीर्ष वाले शंकु के आयतन का 3 गुना है तो शंकु व बेलन की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। देखो अपने पास ये बेलन दे रखा है कोई, अपने पास में ये कोई बेलन दे रखा है, ये कोई बेलन दे रखा है, और जो इस बेलन का ये जो ऊपरी भाग ये कैसा है, शंकु के आकार का है। तो अपन मान लेंगे जो शंकु की त्रिज्या है वो तो क्या है h1, और जो ये बेलन है, बेलन की त्रिज्या क्या है h2। तो शंकु की त्रिज्या तो h1 मान ली, शंकु की त्रिज्या नहीं सॉरी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई तो h1 है, और बेलन की ऊंचाई क्या है h2। तो शंकु की ऊंचाई तो अपने क्या मान ली h1, और बेलन की ऊंचाई क्या मान ली, बेलन की ऊंचाई क्या मान ली h2, बेलन की ऊंचाई क्या मान ली। अब उसके ऊपरी शीर्ष वाले शंकु के आयतन का 3 गुना है, जो तंबू का आयतन है, इस पूरे तंबू का आयतन है, पूरे तंबू में क्या क्या है, एक तो बेलन है और एक शंकु है। तो सबसे पहले बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें मान रखेंगे पाई आर स्क्वायर, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है बेलन की h2। शंकु का आयतन देखेंगे, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु की ऊंचाई कितनी है h1। ये तो शंकु का आयतन आ गया, ये बेलन का आयतन आ गया, और कुल आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, कुल तंबू का आयतन, कुल तंबू का आयतन, कुल तंबू का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h2 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। ये तो हो गया कुल तंबू का आयतन। अब अपने को प्रश्न में एक आगे कंडीशन क्या दे रखी है, जो तंबू का आयतन है वो ऊपरी शीर्ष वाले शंकु के आयतन का कितना है 3 गुना। जो तंबू का आयतन है, जो तंबू का आयतन है वो शंकु के आयतन का कितना गुना है 3 गुना। तो तंबू का आयतन कितना है अपने पास पाई आर स्क्वायर, मान रख देंगे h2 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 बराबर 3 गुणा शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। ये देखो 3 से 3 कैंसिल, इधर क्या बचा अपने पास, इधर क्या कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये तो हो गया h2 प्लस इधर पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या बचा 1/3 h1, और इधर क्या है पाई आर स्क्वायर h1, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, ये क्या हो जाएगा h2 बराबर कितना हो जाएगा h1, ये 1/3 h1 बराबर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 2/3 h1। अब अपने को ऊंचाइयों का क्या देखना है, अनुपात ही तो देखना, तो ये h2 h1 के नीचे जाएगा, h1/h2 करेंगे तो ये 3 इधर चला जाएगा तो 3/2, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ जाएगा नीचे, और ये h2 किसके नीचे जाएगा h1 के। तो h1/h2 का अनुपात कितना आ गया 3:2, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना आ गया 3:2, तो 3:, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये अपने पास एक बहुपद दे रखा है, ये क्या दे रखा है एक बहुपद दे रखा है, और इस बहुपद का एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम है। एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का क्या है व्युत्क्रम, अपने पास शून्यांक दे नहीं रखा, खाली कंडीशन दे रखी है कि एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का क्या है व्युत्क्रम, और के का मान ज्ञात करना है। तो माना ये कोई द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, मूल होंगे अल्फा बीटा। अब अपने को प्रश्न में कंडीशन क्या दे रखी है कि एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम है, एक शून्यांक अल्फा है और एक शून्यांक बीटा है, तो एक शून्यांक अल्फा ये व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके 1/बीटा के। यहां से क्या कंडीशन निकल के आई अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा अपने पास 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा 1,
और एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, मूल शून्यांकों का योग क्या होता है, द्विघात समीकरण में कोई द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण के शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। सी का मान क्या है, देखो जो स्क्वायर के साथ है, एक्स का स्क्वायर का पद है वो ए का मान है, जो खाली एक्स के साथ में जो पद है वो बी का मान है, जो बच गया वो किसका मान है, सी का मान है। तो सी का मान कितना है यहाँ से, ए बराबर तो है 6 और सी बराबर क्या है माइनस के माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 माइनस के। तो एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 2 माइनस के बट्टे और क्या जाएगा ए का मान कितना है 6 बराबर 1। यहाँ से करेंगे 2 माइनस के, ये 6 एक की तरफ जाएगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ से मान निकालेंगे तो के का मान निकालेंगे, के का मान कितना जाएगा 2 माइनस 6 बराबर माइनस का 4। तो के का मान कितना निकल के आ गया माइनस का 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 क्या दे रखा है, ये भी बहुपद का क्वेश्चन है। ये अपने पास में एक बहुपद दे रखा है और इसका x+1 पूर्णतः ये किस x+1 से पूर्णतः क्या है बहुपद विभाजित है। तो जब ये x+1 से विभाजित है तो x+1 बराबर क्या मान लेंगे 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। इस बहुपद में जहां जहां x है उसकी जगह -1 रख देंगे और एक रखने पे ये पूरा मान किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले x की घात 4, तो x की घात 4 तो -1 की घात 4 प्लस x की घात 3 तो -1 की घात 3। उसके बाद में ax², तो ये a बाहर आ गया, x की जगह -1 की स्क्वायर प्लस x की जगह -1 और प्लस का b, इसका पूरा मान कितना आना चाहिए 0। ये देखो -1 की घात 4 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, -1 की घात 3 करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस का 1, ये -1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 को इससे गुणा करेंगे तो प्लस से, ये माइनस का 1 और ये प्लस का b बराबर 0। यहाँ से देखेंगे ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो मान क्या है अपने पास a प्लस b बराबर 1, ये a कहाँ चला गया 0 के बराबर। अब अपन यहाँ से अपने थोड़ा सोचेंगे कि ये a प्लस b का दोनों का योग कितना आ रहा है अपने पास 1, तो अपन ये मान के चल सकते हैं। अपने पास ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन एक पूर्णांक के रूप में आ रहा है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि a का मान कितना आया 1/2 और b का मान भी कितना है 1/2। 1/2 और 1/2 मिलके कितना आ रहा है 1 आंसर आ रहा है। तो जब दोनों को 1 का मान 1/2 है और b का मान भी कितना है 1/2, तो 1/2 को 1/2 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, मतलब a प्लस b का योग कितना आ रहा है 1। ये मान अपने सोचा है अपने मन में, तो इस मान से देखेंगे अपने मान किसका पूछा है a माइनस बी का, किसका मान पूछा है a माइनस बी का, और अपने a का मान कितना माना है 1/2 और b का मान भी कितना माना है 1/2। तो 1/2 माइनस 1/2 तो कितना आ जाएगा 0। अगर अपन कोई और मान लेते तो वो मान क्या होता है भिन्न में आता, कोई और मान मानते इसकी जगह, एक की जगह कोई बट्टे में कोई दूसरा मान मानते तो उसका मान भिन्न में आता है। और अपने पास ऑप्शन सभी क्या है पूर्णांक में है, तो अपन एक का मान क्या मानेंगे 1/2 और b का मान भी क्या मानेंगे 1/2। तो जब एक की जगह 1/2 रखा, b की जगह 1/2 रखा, तो 1/2 में से 1/2 जाएगा तो क्या ऑप्शन आएगा अपने पास 0 आंसर आएगा। तो आंसर नंबर क्या जाएगा फोर्थ इसका 0 आंसर। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये आ गए, बाकी क्वेश्चन आपको सर करवाएंगे। तो सर की पढ़ाई हुई गणित और रीजनिंग समझ में आ गई होगी, तो सर को कर देते हैं फ्री और हम शुरू कर लेते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या करेगा, अपना क्वेश्चन रहेगा ग्राहक का विलोम शब्द क्या है। सही हो रहे हैं। अब रीजनिंग के अलावा जो क्वेश्चन से बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ग्राह्य का विलोम शब्द क्या होता है भाई, ग्राह्य के शब्द की बात करें तो ग्राह्य का होता है त्याज्य, यानी ग्राह्य का मतलब क्या होता है ग्रहण करना, ग्रहण करना, और त्याज्य का मतलब क्या होता है त्यागना होता है। क्या होता है भाई त्यागना होता है। तो ये शब्द आपका आंसर हो जाएगा 4। अब देखते हैं इसके आगे,
आगे की बात करें तो आगे दिया हुआ आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 67, इसमें बात कर लेते हैं। क्या है? अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कहने का मतलब है अशुद्ध वाक्य नहीं है। बाकी तो अपने पास क्या शुद्ध है, लेकिन एक अशुद्ध वाक्य, यानी 3 तो अशुद्ध वाक्य है और एक शुद्ध वाक्य है। तो मैं बताऊं तो अध्यापक को निवेदन करना चाहता हूं, नहीं, गलत है भाई। यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी, ये भी गलत है। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, ये लैंग्वेज है ना, व्याकरण की तरफ से सही है। उसको काम करने की इच्छा नहीं है, तो ये भी गलत है। उसको नहीं, उससे काम करने की इच्छा क्या है, इच्छा नहीं है, तो ये इसमें से आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये अशुद्ध नहीं है भाई, है भाई। अब देखो व्याख्या बताऊं तो शुद्ध वाक्य, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य पूरी तरह शुद्ध है। दर्शन, हाँ, अपना विकल्प 3 है ये, बिल्कुल। दर्शन शब्द हमें बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए दर्शन हो गए, लिखना सही है। और बाकी ये सारे गलत है भाई, आप देख लेना, ये बहुत ही सरल प्रश्न है। इसके बाद में ये बैंकक्रप्ट के लिए आपको हिंदी समानार्थक बहुत कम बताऊं तो इसमें दिवालिया सही है भाई, दिवालिया होगा, तो इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, किस विकल्प में संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद है भाई? तो इसमें मैं बताऊं तो देखो, मात्रानंद, मात्र प्लस आनंद, अन्वेषण, अनु प्लस इसमें, और प्रति प्लस एक, ये सही है भाई। प्रत्येक का प्रति प्लस एक होता है, और महेंद्र का मही प्लस इंद्र नहीं होता है। तो ये बाकी अब देख लेना आप, यहाँ पे व्याख्या दी हुई है भाई, ये देख लेना, व्याख्या सहित बता रखा है मैंने, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप, फिर में समझ में आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिलीट होने की संभावना लगती है भाई मुझे, हाँ, मैं पहले बता देता हूँ। हिंदी में ये प्रश्न डिलीट क्यों हो सकता है मैं बताऊंगा। सुंदर शब्द है, इसमें कोई सु नहीं है, ये मूल शब्द है भाई, सुंदर जो है ना वो मूल शब्द है, इसमें सु उपसर्ग नहीं जुड़ा है। लेकिन सुरभि की बात करें तो इसमें भी अपने पास क्या, ये मूल शब्द है इसमें, लेकिन इसके बजाय इसको अपन प्राथमिकता देंगे। अब इसमें अपने पास सु प्लस उक्ति है भाई, यानी सु, तो सु प्लस उक्ति बनता है ये सब। और स्वर में बताएं तो सु प्लस अल्प बनता है, क्या बनता है? अल्प बनता है, तो ये भी है। तो देखो यहाँ पे सुरभि जो है ना, इसको हम थोड़ी कम मानेंगे, हम यहाँ पे सुंदर को क्या करेंगे, सही विकल्प मानेंगे, तो आपके पास सुंदर रहेगा। तो ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, मैंने बता दिया भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपके पास आता है अंग्रेजी से संबंधित। इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। इफ ऑयल सप्लाईज रन आउट, अगर ऑयल की सप्लाई रुक जाती है, खत्म हो जाती है, तो डैश मैन में हैव टू फॉल बैक ऑन द हॉर्स। अब यहाँ पे अपने पास बात करें तो देखो, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे द और द होना चाहिए भाई, द और द होना चाहिए। इसका कारण मैं समझा देता हूँ, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे मेन जो है ना, मेन हैव टू फॉल, यहाँ पे मेन संपूर्ण जाति को डिनोट कर रहा है भाई, संपूर्ण जाति को, जाति मतलब संपूर्ण लोगों को, और संपूर्ण जाति दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द काउ, काउ हैज 4 लेग, है ना, 4 लेग्स। जैसे गाय के 4 पैर होते हैं, तो एक ही गाय की थोड़ी 4 पैर होते हैं। तो मैन हैव टू बैक, तो यहाँ पे भी द, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अपने पास जो बाई प्लस, यानी जो अपने पास ट्रेवलिंग साधन होते हैं, है ना, ट्रेवलिंग जो साधन होते हैं उनके साथ अगर बाई प्लस प्रीपोजिशन हो, बाई प्लस जो साधन होता है ना, वो हॉर्स होता है या व्हीकल होता है, जो भी संसाधन होता है ना, सोर्स में लिख देता हूँ, सोर्स होता है, तो बाई प्लस के साथ अपने पास द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर अपने पास ट्रेवलिंग साधन से पहले, ट्रेवलिंग का मतलब कोई भी यातायात का साधन, है ना, तो कोई भी यातायात के साधन के पहले प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन जो हो, प्रीपोजिशन, या अपने पास पजेसिव फर्स्ट हो, क्या हो भाई, पजेसिव फर्स्ट। पजेसिव फर्स्ट की बात करें तो जैसे हिज है, हर है ना, ये होते हैं ना, माई है, ओवर है, ये हो, तो इनके साथ जो है ना प्लस द और प्लस उस व्हीकल का या जो अपने पास यातायात के साधन है ना, उसके नाम लिख देता हूँ, यातायात के साधन, के साधन। तो इसमें आपके पास द और द होना चाहिए था, लेकिन मैं एक कन्फ्यूजन, अब मेरा जो तथ्य है ना, मैंने बता दिया भाई ये होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन इसमें ना यहाँ पे अपने पास जीरो आर्टिकल मान सकता है, जीरो आर्टिकल भी मान सकता है। अब ये क्यों मानेगा, इसका कारण मैं बता देता हूँ। क्योंकि अपनी बुक्स में ये लिखा है कि जो सब अपने पास नाउन संपूर्ण जाति को इंगित करती है, उससे पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग भी होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपने पास आर्टिकल्स में किसी भी तरीके का रूल है वो लागू कर सकता है अगला।
तो इसमें अपने पास जीरो और द का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें अपन ए और द का प्रयोग भी कर सकते हैं। नहीं, मैं ए का प्रयोग नहीं करेंगे भाई, ए का प्रयोग तो नहीं होगा, लेकिन द का प्रयोग हो सकता है। और जीरो आर्टिकल आपका अगर ऑप्शन सही आएगा तो जीरो और द का प्रयोग मान सकता है। तो मैं दोनों बातें बता देता हूँ। अब इसके प्रमाण आप कहोगे सर इसका हमें रिट लगानी पड़ेगी, कोई किसी ने द कर दिया है तो फिर अगर आप प्रमाण मांगोगे तो इसका कोई प्रमाण आपको नहीं मिलने वाला है इस बात का कि यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। इसका कोई ऑथेंटिक बुक में ऐसी बातें आती नहीं है। तो ऑथेंटिक बुक में वो सिर्फ ये कहते हैं संपूर्ण जाति को डिनोट करने के लिए जीरो और द दोनों का प्रयोग करते हैं। तो क्या कर लोगे फिर? मैं इसका आपको सबूत दे सकता हूँ, मेरे पास बुक रखी है, मैं ये दोनों बातें आपको साबित करके बताऊंगा। तो ये दोनों ऑप्शन है ना, यहाँ पे द और ये दोनों ऑप्शन मुझे थोड़े कन्फ्यूजन कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये प्रश्न की पूरी डिटेल बता दी भाई मैंने। अब ये ध्यान में रख लेना अब आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, डिलीजेंट का आइडल हो जाएगा भाई। ये तो मेहनती होता है और आलसी, आइडल मतलब आलसी हो जाता है, तो ये समझाने की बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया, मैच द, हाँ इसमें मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें आंसर शायद बताया हुआ है क्या मेरा, नहीं बताया हुआ भाई, चलिए हाँ इसमें बताऊँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक पीस इसमें मैं बता देता हूँ। देखो ये जो ब्रीच है ना, ब्रीच, इसके साथ आएगा आपके पास ये फेलियर। इसमें कौन होता है, ये वो जो काम जरूरी करना होता है ना उसको करने में असफल हो जाता है। नेक्स्ट बात करें ब्रीच, तो इसके बारे में करें तो ये आपके सामने आ जाता है, ये क्या है, द पार्ट ऑफ द गन वेयर बुलेट आर लोडेड, यानी बंदूक का वैसा जहाँ पे जो गोली है वो अपलोड की जाती है। अच्छा ये बात करें अपने पास तो ये आपके पास हो जाएगा टॉकिंग या ब्रोक्स की बात करें तो ब्रोक की टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट दैट इज एम्ब्रेसिंग, यानी उस बारे में बात करना जो बहुत ही चिंतित है। और ब्रूस की बात करें तो ये पीस ऑफ द ज्वेलरी पिन ऑन द बैक, आपका ये मैच हो जाता है। अब देख लेना आप लोग। अच्छा इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस। अब इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे टेंस लिख दिया ना तो आई एम लिखा हुआ है भैया, तो आई एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे टेंस नहीं मानता है अगला, है ना, तो इसमें अज्यूमिंग हो जाएगा आपका किस आंसर तो सही। लेकिन यहाँ पे आप अज्यूम्ड भी कर सकते हो, लेकिन ये सही नहीं मानेंगे भाई आपका। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने अपने पास टेंस है वो बता दिया कि टेंस की वर्ब भरनी है, तो टेंस की वर्ब आई एम के साथ क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है, तो आईएनजी वाली फॉर्म करनी थी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये मैं बता देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस का पैसिव वॉइस बनाना है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, मैंने बताया था पैसिव वॉइस के नियमों में, बहुत ही खतरनाक तरीके से समझाया था, लेकिन आपने मेरी पैसिव वॉइस की क्लास नहीं देखी। ये नियम मैंने सेम समझाया वहाँ पे। अगर आपके पास टू इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो इसका तो बहुत ही सरल है, क्योंकि एक ही ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है, वो ये बैठ रहा है, बाकी तो ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे, ये तो देखने में गलत लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये एक और बता देता हूँ, ये ऐसे भी बन सकता है, द हाउस इज was decided टू बी सोल्ड, यानी कहने का मतलब एक ही वाक्य को अपन किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। तो ये वाक्य मैंने अपने पास अपने एग्जाम जो क्लास बनाई थी ना, उस क्लास में मैंने समझाया था आप लोगों को। अब आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, तो यहाँ पे आपका ये जो पेपर है वो अब हो जाता है कंप्लीट। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने वो सारी बातें आप लोगों को समझा दी है जो इस पेपर में आई है। चारों ऑप्शन से क्यों समझाए हैं, इसका एक ही लक्ष्य है कि आने वाली जो एग्ज़ाम है ना उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो वीडियो और आंसर की और जानकारी तीनों ही पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।